Hello class. Now class, today we are going to start with a new topic and the topic is wave optics. According to new syllabus, चैप्टर का नाम अब वेव ऑप्टिक्स हो चुका है. पहले ये चैप्टर जो था ओल्ड सिलेबस के हिसाब से दिस पर्टिकुलर चैप्टर वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक चैप्टर का नाम होता था वेव थियरी ऑफ लाइट एंड सेकंड वाज इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन. सो अब ये दोनों चैप्टर को कंबाइन कर दिए और जो चैप्टर बनता है दैट इज वेव ऑप्टिक्स. सो क्लास बेसिकली आप ऐसा मान सकते हो कि ये जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स ये दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है. सो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज कॉल्ड एज वेव थियरी ऑफ लाइट. फर्स्ट इज वेव थियरी ऑफ लाइट and second is interference and diffraction. सो ओल्ड सिलेबस का ओल्ड अगर टेक्स्ट बुक देखोगे स्टेट बोर्ड का सो उसमें ये चैप्टर अलग था और ये चैप्टर अलग था. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये दोनों चैप्टर को अब कंबाइन कर दिए और कंबाइन करके टोटली एक मॉड्यूल बना है, एक चैप्टर बना है दैट इज कॉल्ड एज वेव ऑप्टिक्स. और एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे आप सो चैप्टर का नाम वेव ऑप्टिक्स ही है. पहले स्टेट बोर्ड में अलग अलग था बट अब इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे भी क्या नाम दिया है वेव ऑप्टिक्स. नाउ क्लास एज द नेम सजेस्ट लाइट की बात कर रहे हैं हम लोग. सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर बिलोंग्स टू मॉड्यूल ऑफ लाइट. अब क्लास जैसे हमने पहले भी 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था कि मॉड्यूल लाइट का जो मॉड्यूल है उसमें टोटल देयर आर 2 चैप्टर्स और वो 2 चैप्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर्स. सो क्लास वो 2 चैप्टर कौन से 11th में हमने ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ लिया दैट इज ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स वाज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रे ऑप्टिक्स. सो वहां पे 2 चैप्टर हो गए और एक चैप्टर कंप्लीट हुआ था ऑप्टिक्स इन 11th स्टैंडर्ड. इन 12th स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर चैप्टर फ्रॉम मॉड्यूल ऑफ लाइट दैट इज वेव ऑप्टिक्स जो किसका कॉम्बिनेशन है 2 चैप्टर्स का वेव थियरी ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन. सो टोटल 4 चैप्टर हुए. वो 4 चैप्टर मिलके दो के एक चैप्टर बन रहा है. सो 2 चैप्टर हुए और ये 2 चैप्टर मिलके लाइट का मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं. सो नाउ जब ये चैप्टर हो जाएगा योर लाइट मॉड्यूल विल बी टोटली कंप्लीटेड. सो लाइट मॉड्यूल बी डन. जितने भी चैप्टर्स थे हम सब कवर कर चुके होंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो क्लास अब जैसे मैंने कहा कि ये जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स वेव थियरी ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन. सो क्लास है पूरा एक ही चैप्टर बट हम पढ़ेंगे कैसे ऐसे ही हम इसको 2 अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे. फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा वेव थियरी ऑफ लाइट. सेकेंड पार्ट कौन सा होगा इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन. डू यू गेट माई पॉइंट? सो आज जो पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं इट इज गोइंग टू बी वेव थियरी ऑफ लाइट. नाउ क्लास बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर ये बात समझ लो कि ये जो चैप्टर है ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इनफैक्ट जो पूरा लाइट का मॉड्यूल है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में भी ये बताया था कि 11th स्टैंडर्ड में हमने जब ऑप्टिक्स स्टडी किया था तो मैंने आपको कहा था कि इसमें से ये जो चैप्टर लाइट का जो मॉड्यूल है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं. आप नीट का बात करो, JEE का बात करो या तो CET का बात करो, ये चैप्टर तीनों के सिलेबस में है और तीनों में इसके क्वेश्चंस आते ही है. ये साल का अगर आप JEE का पेपर देखते हो या तो नीट का पेपर देखते हो सो यू विल सी कि 2-3 क्वेश्चन थे ही. अगर मैं नीट के पेपर की बात करूँ सो नीट में देयर वर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल ऑफ लाइट. और इस बार ऐसा कुछ चेंज हुआ था कि वेव ऑप्टिक्स में से 3 क्वेश्चन थे और सिर्फ ऑप्टिक्स में से 11th स्टैंडर्ड के 1 क्वेश्चन था. सो क्लास ऐसे जनरली होता नहीं है. ऑप्टिक्स का जो पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वेव ऑप्टिक्स में से भी क्वेश्चन आते हैं बट एज कंपेयर टू ऑप्टिक्स कम आते हैं. बट इस बार उल्टा हुआ था. इस बार ज्यादा क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स और 1 क्वेश्चन था फ्रॉम ऑप्टिक्स. बट अगर आप पूरे मॉड्यूल की बात करो पूरे लाइट मॉड्यूल की उसमें कितने क्वेश्चंस थे 4 क्वेश्चंस. सो 4, 5, 6 ऐसे क्वेश्चन. JEE में भी 2-3 क्वेश्चन, CET में भी 2-3 क्वेश्चन. सो ये मॉड्यूल जो है ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बन जाता है कंसिडरिंग द वेटेज ऑल्सो एंड द कंटेंट ऑल्सो. एम आई क्लियर विद दिस? सो क्लास ऐसा नहीं है कि ऑप्टिक्स पढ़ लिया तो ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन आएंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया तो वेव ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन आएंगे. ऐसा नहीं होता है. लाइट का जो मॉड्यूल है वो जो मॉड्यूल है मॉड्यूल वो इंपॉर्टेंट है
और क्वेश्चन जो है वो मॉड्यूल से सिलेक्ट होंगे, और आप देखोगे कि जो ऑप्टिक्स है और जो वेव ऑप्टिक्स है ये सब इंटरलिंक्ड है, मतलब इसके जो भी कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे के कॉन्सेप्ट से रिलेट होके ही चलता है। सो क्लास इसीलिए पूरा जो मॉड्यूल है वो क्लियर होना चाहिए। 11th स्टैंडर्ड में हमने ऑप्टिक्स कर ली है, अब हमको बात करना है अबाउट वेव ऑप्टिक्स। सो कंसिडरिंग द मॉड्यूल एंड कंसिडरिंग द वेटेज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो आई होप मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। सो ये चैप्टर को, इसके जो भी वीडियोस आने वाले हैं उसको केयरफुली देखना, अटेंशन के साथ देखना, एंड मेक श्योर कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता हो and you are able to solve all the questions related to this particular topic because it is important for your entrance examination. Am I clear with this? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किए, वेव थियरी ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। सो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट, दैट इज वेव थियरी ऑफ लाइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेव थियरी ऑफ लाइट। Now class, talking about first part of wave theory of light. If I talk about light, अगर मैं लाइट की बात करूं, सो आपको अभी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, स्कूल टाइम पे पढ़ा है, बहुत अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है अबाउट लाइट। सो क्लास इंफॉर्मेशन क्या है कि लाइट के अगर मैं नेचर की बात करूं, नेचर की, इफ आई टॉक अबाउट नेचर ऑफ लाइट, सो क्लास ऐसा कहा जाता है कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है। लाइट हैज टू नेचर्स, लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट दो नेचर शो करता है, और वो नेचर कौन से होते हैं? फर्स्ट नेचर इज वेव नेचर एंड सेकेंड नेचर इज पार्टिकल नेचर। ये आप सबने सुना है, हमने जब 11th स्टैंडर्ड में ऑप्टिक्स किया था, सो हमने क्या कहा था कि लाइट किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है? वेव, और वो वेव का नाम क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर आपने जब मॉडर्न फिजिक्स स्टडी किया होगा, अभी एक दो चैप्टर आपने जो मॉडर्न फिजिक्स के पढ़े, उसमें आपने ये सुना होगा कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल का नाम क्या था? फोटोन ना। इट इज अ पैकेट और अ बंडल ऑफ एनर्जी। सो ऐसा कहा जाता है कि जो लाइट है, लाइट अगर उसके नेचर की बात करें, सो लाइट के पास दो नेचर होता है। लाइट हैज डुअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अब क्लास यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि नेचर दो कैसे हो सकता है, कि लाइट वेव भी हो सकता है, लाइट पार्टिकल भी हो सकता है, ये कैसे? सो क्लास ये हम इस तरीके से समझते हैं कि लाइट के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। लाइट हैज मेनी प्रॉपर्टीज, और जब हम वो प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करते हैं, वो प्रॉपर्टीज को सीखते हैं, वो प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं, सो हमको ये पता चलता है कि देयर आर सम प्रॉपर्टीज जिसका एक्सप्लेनेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, जिसका एक्सप्लेनेशन कैन बी डन बेस्ड ऑन वेव नेचर। मतलब अगर आपको लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज, लाइट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसमें से अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज को समझना है ना, सो लाइट को एज अ वेव कंसीडर करना पड़ेगा, लाइट का वेव नेचर कंसीडर करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर्टी समझेगा, तभी आप वो प्रॉपर्टीज को बराबर समझा सकते हो, समझ सकते हो, नहीं तो वो प्रॉपर्टीज को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और वो कौन सा प्रॉपर्टी है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्शन। ये हमने सीखा है भाई, ये आप स्कूल टाइम से सीखते आ रहे हो, आपने ये 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा है। सेकेंड इज रिफ्रैक्शन, इस पे तो हमने पूरा चैप्टर किया है। थर्ड इज, फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, सेकेंड इज रिफ्रैक्शन, थर्ड इज पोलराइजेशन, फोर्थ इज इंटरफेरेंस, एंड फिफ्थ इज डाइफ्रैक्शन। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज डिफ्रैक्शन, आपको जैसे प्रोनाउंस करना वैसे कर सकते हो। सो देर आर 5 प्रॉपर्टीज which are explained on the basis of wave nature and only on the basis of wave nature। मतलब अगर आपको रिफ्लेक्शन स्टडी करना है, रिफ्रैक्शन स्टडी करना है, पोलराइजेशन स्टडी करना है, इंटरफेरेंस स्टडी करना है, डाइफ्रैक्शन स्टडी करना है, सो आपको लाइट का कौन सा नेचर कंसीडर करना पड़ेगा? वेव नेचर।
सो लाइट एज अ वेव, लाइट शोइंग वेव नेचर कैन एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है क्या? कौन सा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। अभी इसमें से ये वाला जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यू नो, आपने ये नहीं सुना होगा, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, यही तो हमको स्टडी करना है। वेव थियरी ऑफ लाइट में ये वाले पर्टिकुलर पार्ट में आप ये स्टडी करोगे, पोलराइजेशन, और फिर उसके बाद एज द चैप्टर नेम सजेस्ट, जो सेकेंड पार्ट है, ये चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है उसका नाम क्या है? इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। सो बहुत ऑब्वियस ना, उसमें ये वाला पार्ट आ गया, दैट इज इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। सो क्लास ये दो पढ़ लिए, ये वाले पार्ट में स्टडी करोगे। इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन तो अलग पार्ट ही है, अलग वो चैप्टर का पार्ट ही है जो हम स्टडी करने वाले। समझ में आ रहा है क्लास? बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपको ये प्रॉपर्टीज को समझना है, सो लाइट के लिए आपको कौन सा नेचर लेना पड़ेगा? वेव नेचर। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? मतलब क्या कि इफ यू वांट टू स्टडी दिस प्रॉपर्टीज, लाइट क्या होना चाहिए? वेव। लाइट को क्या कंसीडर करना पड़ेगा? वेव। लाइट जब वेव होगा तभी आप ये प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाओगे और तभी ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट पार्टिकल नेचर, चलो ये सब प्रॉपर्टीज, सो लाइट एज अ वेव एग्जिबिट करता है, बट अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे भी है, देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, अगर उसको समझना है, अगर उसको एग्जिबिट करना है, सो लाइट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वेव, लाइट हैज टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल। और जब लाइट को आप पार्टिकल की तरह कंसिडर करोगे ना, तभी जाके वो प्रॉपर्टीज एग्जिबिट होगा। और वो कौन सा प्रॉपर्टी है, उसमें से आपने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी स्टडी भी कर ली है। फर्स्ट इफेक्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड इज समथिंग कॉल्ड एज रमन इफेक्ट। थर्ड इज समथिंग कॉल्ड एज कॉम्पटन इफेक्ट। अब क्लास ये जो रमन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस। सिर्फ मैं आपको आइडिया देता हूं होता क्या ये। दिस इज फॉर स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। सो ये इफेक्ट में क्या होगा? देयर विल बी स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। हम लोग फोटोन को स्कैटर करवाते हैं। अब वो प्रोसेस वगैरह क्या है वो जाने दो, हमारे सिलेबस में नहीं है और ना हमको सीखना है। खाली आपको याद रखना है कि जो रमन इफेक्ट है और कॉम्पटन इफेक्ट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि ये दोनों इफेक्ट एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन। और फोटोन क्या है? पार्टिकल। एंड पार्टिकल मतलब क्या? लाइट एज अ पार्टिकल। अरे यस और नो? सो लाइट एज अ पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन। आपने सीखा है ना ये कि लाइट जब पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करेगा, सो वो जो पार्टिकल है उसका नाम क्या है? फोटोन, जिसका एनर्जी कितना होगा? E इज इक्वल टू एच न्यू। और ये जो फिनोमिना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, this can only be explained when light is considered as a particle. और एक है लास्ट, जो आपने रेडिएशन चैप्टर में देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में, समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। यस और नो? समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, है ना? ये किसने दिया था? दिस वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक ना। और मैक्स प्लैंक ने ही डिस्कवर किया था किसके बारे में? जो भी इंफॉर्मेशन दिया था फोटोन के बारे में, वो किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। इट वाज डिस्कवर्ड बाय मैक्स प्लैंक। जो भी फोटोन का थियरी है, जो भी पार्टिकल नेचर है फोटोन ऑफ लाइट, वो किसने दिया था? मैक्स प्लैंक। और मैक्स प्लैंक ने फोटोन का थियरी जो था वो क्या एक्सप्लेन करने के लिए दिया था? ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। बट वही पर्टिकुलर थियरी को यूज करके ये सब भी एक्सप्लेन किए गए, ये सब इफेक्ट भी स्टडी किए गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो क्लास, मैंने क्या कहा कि लाइट के पास कौन सा नेचर होता है? इट हैज डुअल नेचर। और वो डुअल नेचर में कौन सा नेचर है? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। सर ऐसा डुअल नेचर क्यों है? वो लाइट का मर्जी है। लाइट का मर्जी कैसे? कि लाइट जो है, लाइट के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। अब लाइट के जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो लाइट एग्जिबिट करता है, वो लाइट किस तरीके से एग्जिबिट करता है? एज अ वेव। तो जब लाइट वेव होता है, जब लाइट वेव की तरह बिहेव करता है, तभी वो ये प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट कर सकता है। बट देर आर सम प्रॉपर्टीज जिसमें वेव नेचर काम नहीं करता है। वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में कौन सा नेचर काम करता है?
पार्टिकल नेचर, मतलब ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको एग्जिबिट करने के लिए लाइट किसकी तरह बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह, एंड लाइट शोज पार्टिकल नेचर, और वो ये प्रॉपर्टीज है जिसमें लाइट बिहेव करता है एज अ पार्टिकल एंड दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज कॉल्ड एज फोटोन। सो सर वो कब वेव की तरह बिहेव करता है, कब पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ये कैसे पता चलेगा? इट डिपेंड्स ऑन लाइट। कुछ फिनोमिनाज है जिसमें लाइट क्या है, वेव, कुछ फिनोमिनाज है जिसमें लाइट क्या है, पार्टिकल। हमको सिर्फ ये पता करना है कि वो कहाँ पे वेव की तरह बिहेव कर रहा है, कहाँ पे पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, कहाँ पे वो वेव नेचर यूज करेगा, कहाँ पे वो पार्टिकल नेचर यूज करेगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन लाइट। वी कैन नॉट डिसाइड कि वेव नेचर यूज होगा कि पार्टिकल नेचर यूज होगा। इट डिपेंड्स टोटली ऑन लाइट कि कौन सा नेचर यूज होने वाला है। Am I clear? So this is what, this is light in terms of nature, wave nature and particle nature. Now class, tell me, as the chapter name suggests, we are talking about wave theory of light. मतलब हम जो है, हम वो कौन से नेचर में इंटरेस्टेड है? We are interested in wave nature. ये जो पार्टिकल नेचर है ये आप मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करते हो, और इनफैक्ट आपने स्टडी कर भी लिया होगा पार्टिकल नेचर इन टर्म्स ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ऑल। अब जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है उसमें आप स्टडी करोगे और भी इन डिटेल पार्टिकल नेचर वगैरह, यस और नो? सो मॉडर्न फिजिक्स में पार्टिकल नेचर का यूज होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेव नेचर एज द चैप्टर नेम सजेस्ट, वेव थियरी ऑफ लाइट और वेव ऑप्टिक्स। डू यू गेट माई पॉइंट? मतलब अगर हम वेव नेचर का बात कर रहे हैं, मतलब हम कौन से प्रॉपर्टीज का बात करने वाले हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, जिसमें से ये दो प्रॉपर्टीज जो है ये आपने 11th में सीख लिया है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यू आर लेफ्ट विथ पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन। पोलराइजेशन वाला पार्ट आप किस में सीखोगे? वेव थियरी ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन तो अलग से ही पार्ट है जो हम स्टडी करने वाले हैं। तो समझ में आ रहा है कि फ्लो क्या है, समझ में आ रहा है कि हम क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइट एज अ वेव, वेव नेचर ऑफ लाइट। और वो वेव नेचर जब होता है सो उसमें ये वाली प्रॉपर्टीज एग्जिबिट होती है, जिसमें से हमने कुछ प्रॉपर्टीज पहले ही पढ़ ली है और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कौन सी? पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। और ये भी हम स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये भी हम स्टडी करेंगे कुछ अलग तरीके से। डू यू गेट माई पॉइंट? सो ये है, इस तरीके से हमको चैप्टर में आगे बढ़ना है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नाउ नेक्स्ट क्लास, अब जैसे हम बात करें अबाउट नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, सो देयर आर सम थियरीज, कुछ थियरीज है जो लाइट के नेचर को डिस्क्राइब करती है। मतलब कैसे लाइट का स्टडी शुरू हुआ, कैसे क्या क्या उसके ऊपर स्टडी हुआ, क्या क्या थियरीज बनी, कैसे पता चला वेव नेचर, कैसे पता चला पार्टिकल नेचर, ये सब जो है, ये सब थियरीज जो है वो सब विद टाइम आती गई। कि किसी ने बोला कि वेव नेचर है, किसी ने बोला कि पार्टिकल नेचर है, फिर ये डिसाइड हुआ कि दोनों नेचर है, कभी वेव नेचर होगा, कभी पार्टिकल नेचर होगा। डू यू गेट माई पॉइंट? सो क्लास, थोड़ा सा वो जो थियरीज है उसका आइडिया ले लेते हैं, थोड़ा बहुत एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। तो इन शॉर्ट जो भी थियरीज बेस्ड ऑन वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, उसका थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, फिर वी विल स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। डू यू गेट माई पॉइंट? सो क्लास, इफ आई टॉक अबाउट थियरीज, तो सबसे पहला जो थियरी है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लाइट वाज गिवन बाय न्यूटन, कॉल्ड एज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। अब क्लास ये सब आपके थियरी नोट्स में दिया हुआ है, सो आपको कुछ लिखना करना नहीं है, लिख भी रहे हो तो जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा, मैं थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा ये, सो अंडरस्टैंड करना व्हाट आई एम टेलिंग। सो बोलो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। अब यू नो के न्यूटन इज रिलेटेड टू मैकेनिकल बैकग्राउंड ना, कि वो मैकेनिक्स के बारे में ज्यादा बात करता है। सो क्लास, इफ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स, तो न्यूटन ने वेव नेचर में से और पार्टिकल नेचर में से कौन से नेचर को सपोर्ट किया था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट जो है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। सबसे पहला थियरी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लाइट वाज गिवन बाय न्यूटन। और न्यूटन ने कौन से नेचर का सपोर्ट किया था? पार्टिकल नेचर। कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है? इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। और वो जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल का उसने नाम दिया था कॉर्पसल्स। क्या नाम दिया था? कॉर्पसल्स। कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज कॉर्पसल्स। अब क्लास, ये जो कॉर्पसल होता है ना, दिस कॉर्पसल आर
कैन आई से दे आर वेटलेस, they are rigid and they are tiny particles. So class ऐसे बोला गया है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट है, तो वो पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आ रहा है वो लाइट किसके फॉर्म में आ रहा है, पार्टिकल के फॉर्म में, और वो पार्टिकल का नाम क्या दिया है, कॉर्पसल. और ये कॉर्पसल कैसा, दे आर टाइनी, दे आर स्पेरिकल, दे आर रिजिड एंड दे आर वेटलेस. मतलब उसका जो मास है, मास वो इतना कम है कि इट इज नेग्लिजिबल. और अगर वो नेग्लिजिबल है तो उसका वेट कैसा होगा, ऑलमोस्ट जीरो ना, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज वेटलेस. समझ में आ रहा है क्लास? सो ये प्रॉपर्टीज है किसका, कॉर्पसल्स का. डू यू गेट माई पॉइंट? मतलब क्लास ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, इफ आई टेक एन एग्जांपल, कि अगर मैं एक चौक लेता हूं और वो चौक से लिखता हूं, सो कैन आई से जब मैं वो चौक से लिखूंगा तो उसके पार्टिकल्स उसमें से एमिट हो गए ना, तो वो जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं वो भी कैसे हो गए, दे आर वेटलेस, रिजिड, टाइनी पार्टिकल्स ना. तो वो भी किसके फॉर्म में, सिमिलर टू कॉर्पसल्स ना. तो जैसे चौक के पार्टिकल्स जा रहे हैं वैसे ही लाइट के भी पार्टिकल्स आ रहे हैं, और उसको नाम क्या दिया था, कॉर्पसल्स. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज कॉर्पसल्स, जिसका प्रॉपर्टीज ये होगा. अब क्लास ये जो कॉर्पसल्स है बट ऑब्वियस लाइट है, सो दे ट्रैवल एट अ वेरी हाई स्पीड. दैट इज बट ऑब्वियस, यू नो दिस, कि लाइट बहुत हाई स्पीड पे ट्रैवल करता है. सो ये भी बहुत हाई स्पीड पे ट्रैवल करेगा एट अ वेरी 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 हाई स्पीड. और क्लास अगर मान लो ये सोर्स है और इसमें से ऐसा कॉर्पसल आ रहा है कि कॉर्पसल ट्रैवल कर रहा है ऐसा एट अ वेरी हाई स्पीड, सो कैन आई से ये कॉर्पसल तो सीधा जाएगा ना. और क्लास ये जो कॉर्पसल्स है इनका मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, दे आर वेटलेस. सो कैन आई से इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो होगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो ऑलमोस्ट जीरो होगा ना, मतलब ग्रेविटी का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा. सो कैन आई से ग्रेविटेशनल फोर्स ये पार्टिकल्स को नीचे पुल नहीं कर पाएगा ना. मतलब अगर ये सोर्स है इसमें से पार्टिकल्स निकल रहा है ऐसा, सो ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है. सो कैन आई से दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट अट्रैक्ट द पार्टिकल्स ना. सो बोलो क्या ये पार्टिकल्स नीचे की तरफ जाएगा, नो, दे वोंट बी डेविएटेड. सो क्लास कैन आई से ये जो पार्टिकल्स है वो सीधा ही चलता जाएगा ना. सो कैन आई से अगर वो सीधा चलते जा रहा है, सो लाइट के बारे में क्या पता चल रहा है कि लाइट हमेशा सीधा चल रहा है. So light performs what? Light performs a rectilinear propagation. Light always travels along a straight path. So class ये पॉइंट यहां से आता है कि हम क्या कहते हैं कि लाइट हमेशा सीधा चलता है. लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स along a straight path. सो लाइट क्या परफॉर्म करता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. सो नेक्स्ट उसने क्या कहा कि चलो इट ट्रैवल्स एट वेरी हाई स्पीड, और जब वो हाई स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जीरो, देयरफॉर इट इज ऑलवेज गोइंग टू परफॉर्म रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. वो हमेशा सीधा चलेगा. डू यू गेट माई पॉइंट? नेक्स्ट क्लास उसने ये कहा कि चलो सबसे पहले उसने क्या बताया, कॉर्पसल, फिर ये कॉर्पसल का प्रॉपर्टी, दे ट्रैवल एट वेरी हाई स्पीड एंड इट परफॉर्म्स रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. नेक्स्ट क्लास ने ये कहा कि लाइट इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पसल जब जाके हमारे आई के रेटिना पे हिट करता है, ये पार्टिकल जाके आई के रेटिना पे हिट करते हैं, सो फिर क्या होता है, वी गेट सेंसेशन ऑफ लाइट, वी गेट सेंस ऑफ विजन, हमको दिखाई देने लगता है. और जब हम देख रहे हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं. वो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है इट इज ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉर्पसल. मतलब यहां पे ये सोर्स से जो कॉर्पसल्स आ रहे हैं उनका साइज अलग अलग है, और ये अलग अलग साइज जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. सो डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पसल विल डिसाइड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. डू यू गेट माई पॉइंट? और क्लास इसी थियरी के बेसिस पे, इसी पर्टिकुलर जो भी उसने इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे उसने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अभी आपको यह समझना है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये न्यूटन की सोच है, ये न्यूटन का परसेप्शन है. वो राइट है, वो रॉन्ग है, वो क्या है अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया. मतलब आगे आके देखते हैं कि कितना इसमें से क्या था, वॉज दिस राइट, वॉज दिस रॉन्ग, ये सब हमको कंसिडर करना है. बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं जो न्यूटन ने कहा था अबाउट लाइट, अबाउट नेचर ऑफ लाइट. डू यू गेट माई पॉइंट? सो क्लास नेक्स्ट उसने क्या कहा कि अभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसा होगा. सो मान लो ये एक मीडियम है और ये मीडियम कैसा है, ओपेक मीडियम. ओपेक मीडियम क्या करेगा, रिफ्लेक्शन ना. सो ये ओपेक मीडियम के मॉलिक्यूल्स है इस तरीके से, लाइक दिस. सो नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन बोलो लाइट किसके फॉर्म में आ रहा है, कॉर्पसल्स ना. सो क्लास न्यूटन ने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कैसे किया, उसने ऐसा कहा कि ये जो पार्टिकल्स आते हैं, कॉर्पसल्स आते हैं, जब वो ओपेक मीडियम पे इंसिडेंट होंगे
तो ये जो ओपेक मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं ना, ओपेक मीडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो लाइट के कॉर्पसल्स को रिपेल करते हैं। दे विल रिपेल द कॉर्पसल्स, मतलब ओपेक मीडियम के मॉलिक्यूल्स लाइट के पार्टिकल्स को रिपल्शन देंगे। और बोलो उसकी वजह से क्या होगा, वो आगे जाने की कोशिश करेगा ना। प्लस इनके बीच में, इसके जो एटम्स है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग वो इतना कम है कि जो साइज ऑफ कॉर्पसल है वो उससे ज्यादा है। मतलब साइज ऑफ कॉर्पसल इज ग्रेटर देन द स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द एटम्स ऑफ द ओपेक मीडियम। तो होगा क्या, बोलो ये इस पे जब इधर हिट करेगा ऐसा, सो बोलो इसको जाने नहीं देगा ना, पहले तो रिपेल करेगा, प्लस स्पेस भी नहीं जाने के लिए, तो बोलो ये वापस चला जाएगा ना। सो बोलो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन। अरे यस और नो। एंड इसका उल्टा उसने बताया फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम में उसने क्या कहा कि ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसिंग है वो काफी ज्यादा है, सच दैट साइज ऑफ कॉर्पसल जो है वो छोटा है, मतलब वो आराम से पास हो सकता है। और दूसरा उसने ये बोला कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के मॉलिक्यूल्स होता है वो ये कॉर्पसल्स को अट्रैक्ट करता है, दे विल अट्रैक्ट द कॉर्पसल्स। डू यू गेट माई पॉइंट। तो बोलो क्या होगा, वो जो कॉर्पसल है पहले तो स्पेसिंग ज्यादा है और अट्रैक्ट कर रहा है, तो कहना से वो कॉर्पसल पास हो जाएगा। सो कहना से इट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अरे यस और नो, मतलब वो क्या कर रहा है, इट इज परफॉर्मिंग व्हाट, इट इज परफॉर्मिंग रिफ्रैक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उसने क्या एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगेन आई विल रिपीट, ये होता है नहीं होता है, ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये क्या है वो अभी मैंने नहीं बताया आपको। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि न्यूटन का आइडियोलॉजी क्या था, न्यूटन का परसेप्शन क्या था, न्यूटन का थियरी क्या था अबाउट नेचर ऑफ लाइट। डू यू गेट माई पॉइंट। सो क्लास, इस तरीके से न्यूटन ने लाइट को अपने थियरी में डिस्क्राइब किया था, विच वॉज कॉल्ड एज न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थियरी। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल का नाम क्या है, कॉर्पसल्स। वो जो कॉर्पसल होते हैं वो कैसे होते हैं, वेटलेस रिजिड टाइनी पार्टिकल्स। और ये जो कॉर्पसल्स है, ये जो लाइट है बहुत हाई स्पीड पे ट्रैवल करता है, और क्योंकि ये वेटलेस है, क्योंकि इसका मास नेग्लिजिबल है, तो उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा। देयरफॉर दे ऑलवेज ट्रैवल्स अलोंग अ, देयरफॉर दे विल ऑलवेज ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। और ये स्ट्रेट पाथ मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। एंड क्लास, अब इसके बाद उसने क्या कहा कि ये जो पर्टिकुलर कॉर्पसल्स है वो जाके हमारे रेटिना पे हिट करते हैं, और जब जाके रेटिना पे हिट करते हैं तो हमें सेंस ऑफ विजन मिलता है, हमें सेंसेशन ऑफ लाइट होगा और हमको दिखाई देगा। और ये जो हम जब देख रहे हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई दे रहे हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट कलर किसकी वजह से है, ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कॉर्पसल्स। और लास्ट उसने क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पस्क्यूलर थियरी ही कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओपेक मीडियम क्या करेगा, रिपेल करेगा, स्पेसिंग कम होगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, स्पेसिंग ज्यादा होगा। तो एक में क्या होगा, रिफ्लेक्शन, एक में क्या होगा, रिफ्रैक्शन। सो इतना थियरी दिया था किसने, न्यूटन ने। अब ये जो थियरी दिया था इसके ऊपर डिबेट हुआ, मतलब इसके ऊपर लोगों ने बात करना शुरू किया ना। न्यूटन प्रेजेंटेड इस थियरी कि उसने बता दिया लोगों को कि देखो ऐसा ऐसा होता है, बट ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये एक्चुअल में होता है कि नहीं, इसका वेरिफिकेशन भी तो चाहिए। मतलब जो भी ये बोल रहे हैं सच है कि नहीं, उसका वेरिफिकेशन तो चाहिए, तो उसके ऊपर डिबेट वगैरह होगा ना। तो जब ये थियरी को स्टडी किया गया, जब ये थियरी को ऑब्जर्व किया गया, तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, इसमें बहुत सारे ऐसा बोल सकते हैं कि ड्रॉबैक्स थे, फ्लॉज थे। सो अब वो फ्लॉज क्या क्या थे, सबसे पहला फ्लॉ ये कि लाइट जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट होता है, तो हमने सीखा ये कि लाइट प्रैक्टिकली क्या परफॉर्म करता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। सो उसको ये पूछा कि लाइट जब ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट होगा, सो पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है कि नहीं, ये थियरी के हिसाब से। एक्चुअल में तो होता क्या है कि जब लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट होता है तो पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन ही होगा। बट जब ये सवाल इसको पूछा गया कि ऐसा होना चाहिए ना, तो ये थियरी के हिसाब से ऐसा होगा क्या। सो क्लास, कैन आई से अगर वो पार्टिकल्स के फॉर्म में है तो या तो रिफ्लेक्शन होगा या तो रिफ्रैक्शन होगा। पार्टिकल्स रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन साथ में नहीं करेगा ना, क्योंकि या तो चला जाएगा या तो वापस आ जाएगा। अरे यस और नो। सो न्यूटन पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो ये पहला ड्रॉबैक कि दिस पर्टिकुलर थियरी कुडंट एक्सप्लेन पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट वॉज कि इसको ये पूछा गया कि व्हाट अबाउट दिस प्रॉपर्टीज। ये तो ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन,
व्हाट अबाउट पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन? सो पोलराइजेशन कैसे, क्या एक्सप्लेनेशन होगा उसका, इंटरफेरेंस का क्या, डाइफ्रैक्शन का क्या? तो उसने बोला कि नहीं, ये थियरी से मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आई कैन नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। तो ये सेकंड ड्रॉबैक कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकता। थर्ड क्या, थर्ड इज क्या अगर लाइट, मान लो ये जो सोर्स है वो आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। सो क्लास मैंने जैसा एग्जांपल है ना चौक का, तो चौक में भी जब मैं लिख रहा हूं तो पार्टिकल्स आ रहा है ना, सो आई कैन कंपेयर इट टू इट। सो बट क्लास जब वो पर्टिकुलर चौक में से पार्टिकल्स निकल रहा है, पार्टिकल्स बाहर आ रहा है और एमिट हो रहा है, तो कहना है चौक का जो मास है, मास वो रिड्यूस हो रहा है ना। आप चौक को यूज करते रहोगे और उसमें से पार्टिकल्स एमिट होता रहेगा, आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम वो चौक का जो मास है वो कम हो जाएगा ना। बट क्लास जब इसको ऐसा पूछा गया, ये सवाल पूछा गया कि अगर लाइट का सोर्स कंटिन्यूअसली लाइट एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, सो वो जो लाइट का सोर्स है, वो जो लाइट है उसका भी तो मास कम होना चाहिए, बट मास तो एक्चुअल में कम होता ही नहीं है। तो इसका रीजन क्या, मतलब ये क्यों हो रहा है अभी, मतलब समझा मैं क्या बोल रहा हूं कि वो जो सोर्स है अगर वो पार्टिकल्स एमिट कर रहा है तो उसका मास कम होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ एमिशन हो रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ उसके पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, तो उसका मास रिड्यूस होना चाहिए। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। जब भी लाइट सोर्स से लाइट आएगा सो बोलो उसका मास रिड्यूस होगा क्या, नहीं, उसका मास तो सेम रहेगा। सो ये सवाल जब इसको पूछा गया तो उसका भी आंसर नहीं था। सो थर्ड ड्रॉबैक कि वो जो सोर्स है अगर वो पार्टिकल्स एमिट कर रहा है तो उसका मास रिड्यूस होना चाहिए, बट एक्चुअल में नहीं होता है, तो ऐसा क्यों, ही कुडंट एक्सप्लेन। तो ये थर्ड ड्रॉबैक। फोर्थ पॉइंट ये था कि न्यूटन ने ऐसा कहा था कि लाइट जो है, लाइट इट विल ट्रैवल फास्टर इन डेंसर मीडियम एंड स्लोअर इन रेयर मीडियम, ये उसका प्रेडिक्शन था। न्यूटन प्रेडिक्टेड कि लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन डेंसर एंड स्लोअर इन रेयर। बट क्लास ये पॉइंट तो रॉन्ग है ना, हमने भी सीखा ही है कि लाइट फास्ट ट्रैवल करता है इन रेयर एंड स्लो ट्रैवल करता है इन डेंसर, बट न्यूटन का जो प्रेडिक्शन था वो उल्टा था, और वो जो प्रेडिक्शन था वो एक्सपेरिमेंटली वो रॉन्ग प्रूव हुआ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। सॉरी ड्रॉबैक था ये फोर्थ पॉइंट। डू यू गेट माय पॉइंट? सो क्लास इतने सारे फ्लॉज थे, इतने सारे ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी को एक्सेप्ट करना वो ऐसा बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट था ना, कि एक्सेप्ट नहीं हो सकता, इतने सारे फ्लॉज है, इतने सारे ड्रॉबैक्स है। सो न्यूटन को कहा गया कि कैन यू वेरीफाई दिस, कैन यू रेक्टिफाई दिस, तो उसने बोल दिया कि नो, अब ये जो है ड्रॉबैक्स है उसको मैं रेक्टिफाई नहीं कर सकता। सो इसीलिए न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी वाज रिजेक्टेड, मतलब ये जो थियरी है ये गलत है, जो भी लाइट का डिस्क्रिप्शन है वो गलत है। डू यू गेट माई पॉइंट? सो दिस पर्टिकुलर थियरी is not considered. So Newton's corpuscular theory is wrong. Do you get my point? बट ये थोड़े बहुत उसके पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट को किसके फॉर्म में कंसिडर किया गया था। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रखना है थियोरेटिकली, आजकल पेपर वगैरह में कुछ भी पूछ लेता है। सो रिमेंबर दिस थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लास, अब चलो ये थियरी तो रिजेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट थियरी कौन सा? अब नेक्स्ट क्लास after Newton's corpuscular theory, next theory was given by Huygens, called as Huygens wave theory. So पहला जो था it was Newton's corpuscular theory which was rejected क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट Huygens wave theory. अब क्लास अकॉर्डिंग टू Huygens लाइट जो है, लाइट इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो क्लास जैसे मैंने कहा कि न्यूटन ने लाइट के नेचर के बारे में अपना डिस्क्रिप्शन दिया था, फिर हमने ये डिस्कस किया कि उसमें क्या गलत था क्या सही था, और ऐसा देखा गया कि उसमें बहुत सारा फ्लॉज था, बहुत सारा ड्रॉबैक्स था, तो इसकी वजह से वो थियरी को रिजेक्ट कर दिया। सिमिलरली अब जब मैं Huygens वेव थियरी की बात कर रहा हूं, सो आई एम लेटिंग यू नो कि Huygens का क्या परसेप्शन था, क्या आइडियोलॉजी था अबाउट नेचर ऑफ लाइट, कि वो उसके हिसाब से, इसके हिसाब से जो भी उसका आइडियोलॉजी है कि उसके हिसाब से लाइट किस तरीके से बिहेव करता है वो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो इसमें सही है गलत है उसके बारे में बाद में बात करता है। राइट नाउ यू हैव टू ओनली लिसन, यू हैव टू ओनली ऑब्जर्व कि Huygens का परसेप्शन क्या था, Huygens का आइडियोलॉजी क्या था अबाउट नेचर ऑफ लाइट। सो क्लास Huygens ने किसको सपोर्ट किया? वेव नेचर को, कि अकॉर्डिंग टू Huygens वेव थियरी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। और क्लास लाइट अकॉर्डिंग टू Huygens
ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। और क्लास फिर हाइजीन ने ऐसा कहा कि ये जो लाइट है ये जाके रेटिना पे हिट करता है और हमें क्या मिलता है? सेंस ऑफ विजन। और हमें जो डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं वो डिफरेंट कलर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डिफरेंट वेवलेंथ। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डिफरेंट वेवलेंथ। सो लाइट will pass through the eye, it will hit the retina, we will get sense of vision, and different colors are due to different wavelength of waves of light. ये उसका डिस्क्रिप्शन था अबाउट लाइट। नेक्स्ट उसने कहा कि क्योंकि लाइट लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, मतलब उसको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए ना भाई। अगर उसको मीडियम हमेशा चाहिए, नेसेसरी मीडियम चाहिए, मतलब वो कौन सा वेव हुआ? मैकेनिकल वेव। सो अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स, लाइट ऑलवेज रिक्वायर्स अ मीडियम। इसीलिए लाइट क्या है? मैकेनिकल वेव है अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स। अभी आप ये सोच रहे होगे कि ऐसा तो नहीं होता है, लाइट जो होता है वो तो नॉन मैकेनिकल होता है। या दैट इज ट्रू, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हाइजीन्स वेव थियरी। सो हाइजीन के हिसाब से ऐसा हो रहा था। डू यू गेट माई पॉइंट? अब क्लास उसको यही सवाल पूछा गया, हाइजीन से पूछा गया कि लाइट जो है, लाइट वो तो फ्री स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता है, और फ्री स्पेस जो है वो मीडियम थोड़ी ना है, उसको तो हम नो मीडियम ही कंसीडर करते हैं ना। सो अगर वो मीडियम नहीं है और अगर लाइट फ्री स्पेस में ट्रैवल कर सकता है, सो ये जो पॉइंट है कि उसको हमेशा मीडियम चाहिए और वो मैकेनिकल वेव्स है, वो कैसे वैलिड हुआ? सो क्लास उसने ये कहा कि जो फ्री स्पेस है ना, फ्री स्पेस, उसमें मीडियम नहीं है, नो मीडियम ऐसा नहीं है। मतलब हम जो कहते हैं कि देयर इज नो मीडियम इन फ्री स्पेस, अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स वैसा नहीं है। हाइजीन्स के हिसाब से वहां पे एक हाइपोथेटिकल मीडियम है। देयर इज एन हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड एज ल्यूमिनिफेरस ईथर। क्या बोला जाता है उसको? लुमिनिफेरस ईथर। और ये जो लुमिनिफेरस ईथर है ये फ्री स्पेस में, और उसके थ्रू लाइट ट्रैवल करके आ रहा है हमारे पास। सो लाइट स्टिल इज ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, देयरफॉर इट इज अ मैकेनिकल वेव। अब ये है कि नहीं है, ये क्या सही है कि गलत है, इसके बारे में बात करते हैं, बट ये अकॉर्डिंग टू हाइजीन ऐसा चलता है। और फिर हाइजीन could explain reflection, refraction, interference and diffraction। ये चार प्रॉपर्टी को उसने हाइजीन्स वेव थियरी के हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया। He could explain reflection, refraction, interference, diffraction। ये चारों को उसने एक्सप्लेन किया। एंड नेक्स्ट वाज कि हाइजीन्स प्रेडिक्टेड, हाइजीन ने प्रेडिक्ट किया कि लाइट जो है वो रेयर मीडियम में फास्ट ट्रैवल करता है और डेंसर मीडियम में स्लो ट्रैवल करेगा। चलो वो तो ठीक है, वो हमको ही पता है कि अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन रेयर एंड स्लोअर इन डेंसर। सो इतना डिस्क्रिप्शन दिया था अबाउट लाइट किसने? हाइजीन्स ने। सबसे पहले क्या बोला उसने? लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। कौन सा वेव? लॉन्जिट्यूडनल वेव। एज इट इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव इट विल ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम। एज इट रिक्वायर्स अ मीडियम इट इज अ मैकेनिकल वेव। And as we know, light can also travel through free space. So free space में तो medium नहीं है, फिर कैसे travel करता है? So according to hygiene, there is a hypothetical medium. और वो जो hypothetical medium है, that is luminiferous ether, कि मतलब वहां पे medium है, ये medium है, और ये medium के through light travel कर रहा है और हम तक आ रहा है. So therefore light is a mechanical wave. और जब लाइट जाके रेटिना पे हिट करता है तो हमको सेंस ऑफ विजन मिलता है, और जो डिफरेंट कलर है इट इज ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ। एंड ही कुड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स थियरी लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन रेयर मीडियम एंड स्लोअर इन डेंसर मीडियम। अरे यस और नो, ये थियरी दिया था, ये इंफॉर्मेशन दिया था अबाउट नेचर ऑफ लाइट बाय हाइजीन्स वेव थियरी, हाइजीन ने। एम आई क्लियर? अब क्लास बात करें अबाउट द ड्रॉबैक्स। जब इसको भी वेरीफाई किया, जब इसको भी स्टडी किया, जब इसको भी ऑब्जर्व किया कि ये थियरी में क्या क्या है, क्या सही है क्या गलत है, तो इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स है। सबसे पहला ड्रॉबैक ये कि वो पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन। बराबर ना? ये चार प्रॉपर्टी को किया, पर इसका क्या? सो फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन। दूसरा ये सब प्रॉपर्टीज का क्या?
बट ये सब तो पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है ना, उसने तो वेव नेचर बोला, तो बहुत ऑब्वियस है ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो तो बाद में पता चला ना कि पार्टिकल नेचर से ये सब एक्सप्लेन होगा, बट अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थियरी दिस कुडंट बी एक्सप्लेन ना, सो ये भी ड्रॉबैक था। नेक्स्ट क्या था कि उसने जो ये वाला पॉइंट बोला था, दिस वॉज, ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे जो बड़ा फ्लॉ था थियरी में वो ये वाला पॉइंट था। दिस वॉज द पॉइंट विच वॉज द बिगेस्ट फ्लॉ इन द हाइजेंस वेव थियरी। क्या कि फ्री स्पेस में लुमिनिफेरस ईथर है, उसके थ्रू लाइट आ रहा है। सो बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह इसके ऊपर स्टडी किया कि ये जो बोल रही है ये राइट है कि रॉन्ग है। सो फिर बहुत सारे डिस्कशन के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बाद ये पता चला कि फ्री स्पेस में ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये जो बोल रहा है कि लाइट लॉन्जिट्यूडनल वेव है, लाइट को हमेशा मीडियम चाहिए, लाइट एक मैकेनिकल वेव है, वो भी वैलिड नहीं है। सो लाइट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, ये पूरा दिस इज रॉन्ग। तो ये ड्रॉबैक्स थे उसके थियरी के, यस और नो। सो अब इसके थियरी क्या हुआ, इसका थियरी रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? इसका थियरी वॉज नॉट रिजेक्टेड, क्योंकि इसमें जो भी ड्रॉबैक्स थे वो मॉडिफाई हो गए, वो रेक्टिफाई हो गए, एंड इट वॉज मॉडिफाइड, इट वॉज रेक्टिफाइड बाय मैक्सवेल। अब जो मैक्सवेल था, मैक्सवेल उसने स्टडी किया था, उसने दिया था इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब क्लास, जब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टडी किया, जब उसने सारे प्रॉपर्टी स्टडी किए इसके बारे में, सो उसको यह पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज है, इसके जो प्रॉपर्टीज है, इट इज सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज लाइट के पास है वही प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास भी है। सो जब दो चीजों की प्रॉपर्टी सेम होती है तो वो भी सेम हुए ना। सो यहां से मैक्सवेल ने यह डिस्क्राइब किया कि जो लाइट है, लाइट वो किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके फॉर्म में ट्रैवल करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मेरी बात को समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी वही स्पीड पे ट्रैवल करेगा जिस पे लाइट ट्रैवल करता है, 3 × 10⁸ इन फ्री स्पेस। सो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो सेम थी, और अगर प्रॉपर्टी सेम है तो दोनों चीजें भी सेम हुई ना। सो लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर सिमिलर, they are same, so light travels in the form of electromagnetic waves। ये स्टेटमेंट दिया किसने? मैक्सवेल। सो अब अगर ये दोनों सेम है तो जो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होगा वही प्रॉपर्टीज लाइट का होगा ना। और मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बहुत सारा प्रॉपर्टी स्टडी किया था, उसमें से वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में मैक्सवेल ने ऐसा कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका नेचर जो है वो ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स। सो हाइजीन ने क्या कहा था कि वो लॉन्जिट्यूडनल है, बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी लाइट कैसा है? ट्रांसवर्स है। सो अगर लाइट वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर तो ट्रांसवर्स है ना, सो लाइट का नेचर भी कैसा हुआ? ट्रांसवर्स। सो मैक्सवेल ने सबसे पहला जो पॉइंट रेक्टिफाई किया वो ये था कि नो, दिस इज रॉन्ग, लाइट इज नॉट लॉन्जिट्यूडनल वेव, एज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्स वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होता है, वो मैक्सवेल ने प्रूव किया था। और अगर ये दोनों सेम है तो लाइट भी कैसा हुआ? ट्रांसवर्स वेव, वो भी प्रूव्ड है। अरे यस और नो? सो फर्स्ट पॉइंट ये रेक्टिफाई किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट इज, अब वो कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स ना, तो ये पहले उसने रेक्टिफाई कर दिया। अब क्योंकि वो ट्रांसवर्स वेव है, सो एज इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, इट कैन ऑल्सो परफॉर्म पोलराइजेशन। मतलब वो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थियरी ये प्रॉपर्टीज तो एग्जिबिट हो ही रहा था, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। बट जैसे ही ये पॉइंट करेक्ट किया ना कि लाइट जो है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव नहीं है, वो ट्रांसवर्स वेव है, तो ये वाला प्रॉपर्टी भी वो एग्जिबिट कर सकता है। क्योंकि आगे जाके आप ये पढ़ोगे कि पोलराइजेशन कैन ओनली बी परफॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्स वेव। सो पहले तो लॉन्जिट्यूडनल बोला था ना, तो ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, पर क्योंकि अब वो ट्रांसवर्स है तो परफॉर्म कर सकता है। तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज वो एग्जिबिट कर सकता है। सो ये सेकंड रेक्टिफिकेशन किया उसने, पहला ये वाला, सेकंड वो वाला। और थर्ड उसने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ये नॉन मैकेनिकल होता है, मतलब वो कोई भी मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, उसको मीडियम चाहिए, ये नेसेसरी नहीं है। इट कैन, मीडियम होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, इट कैन ट्रैवल थ्रू एनी मीडियम, इट कैन ट्रैवल थ्रू फ्री स्पेस, इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव विच डज नॉट रिक्वायर अ नेसेसरी मीडियम। एम आई क्लियर? Yes or no? So class, अब
वो मैकेनिकल नहीं है, वो नॉन मैकेनिकल है, मतलब वो फ्री स्पेस में ट्रैवल कर सकता है ना। तो ये जो भी था उसने बोला कि ये सब गलत है, एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होता है, एक्चुअल में लाइट वेव कैसा होता है, नॉन मैकेनिकल, इसीलिए वो फ्री स्पेस में ट्रैवल कर सकता है। सो इतना सब डिस्क्राइब किया था किसने, हाइजेंस ने, दैट इज सॉरी मैक्सवेल ने, अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और क्योंकि लाइट वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सो दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, और जितना भी फ्लॉज था हाइजेंस वेव थियरी में वो मॉडिफाई किया था, वो रेक्टिफाई किया था किसने, मैक्सवेल ने। और क्योंकि सारे जो भी फ्लॉज थे वो रेक्टिफाई हो गए, वो सब बराबर हो गए, देन हाइजेंस वेव थियरी वाज एक्सेप्टेड। मतलब ये चैप्टर में अब आगे जब हम प्रोसीड करेंगे और जब हम लाइट का वेव थियरी स्टडी करेंगे, सो वो जो वेव थियरी है वो किस पे बेस्ड है, हाइजेंस वेव थियरी ऑफ लाइट। सो एक्चुअल में हम वेव थियरी ऑफ लाइट में स्टडी क्या कर रहे हैं, हाइजेंस वेव थियरी ऑफ लाइट, और उसी के बेसिस पे अब हम नए तरीके से स्टडी करेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज पोलराइजेशन, और फिर आगे जाके इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन। सो जब मैं बोल रहा हूं कि वेव थियरी ऑफ लाइट है तो वो कौन सा थियरी है, इट इज हाइजेंस वेव थियरी, जो हमको कंसिडर करके बाकी सब कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है। डू यू गेट माय पॉइंट, यस और नो? सो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी वाज रिजेक्टेड, हाइजेंस वेव थियरी वाज एक्सेप्टेड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल। डू यू गेट माय पॉइंट? और फिर लास्ट में क्लास कौन सा थियरी आया, इट वाज मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थियरी, है ना, जिसने क्या बोला कि लाइट क्या है, पार्टिकल है, और वो पार्टिकल का नाम क्या दिया, फोटोन। यस और नो? इट इज गिवन एज फोटोन। और फिर ये पार्टिकल नेचर के बेसिस पे उसने ये चारों प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की, मतलब ये सब चारों प्रॉपर्टीज उसमें एक्सप्लेन हो सकता है। सो फिर यहां से ये जब पूरा स्टडी हो गया, सो फिर ऐसा पता चला कि देयर आर सम प्रॉपर्टीज विच आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, क्योंकि हाइजेंस वेव नेचर से, हाइजेंस वेव थियरी से ये सारे प्रॉपर्टीज एग्जिबिट हो पाए, पर ये नहीं हो पाए। ये किससे हुए, पार्टिकल नेचर से। पर एट द सेम टाइम पार्टिकल नेचर से अगर आप ये एग्जिबिट करने जाओगे तो नहीं होगा। सो दिस पर्टिकुलर थियरीज कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, and this particular theories, this particular concept can only be explained on the basis of particle nature. Therefore light has dual nature, wave nature and particle nature. It depends on light कि for which particular property which nature has to be used. हमको सिर्फ ये सीखना है कि कौन से प्रॉपर्टी के लिए कौन सा नेचर यूज होगा। सो ये वाले प्रॉपर्टीज के लिए वेव नेचर, ये वाले प्रॉपर्टीज के लिए पार्टिकल नेचर। दिस इज टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ theories based on nature of light. So I hope class इतना आप सबको clear है। So now class we are done with all the theories related to nature of light. थोड़ा बहुत theory part है वो, आप अपने notes में से वो read कर सकते हो। There are few points जो आपको याद रखना है, कभी कभार कोई MCQ आ जाता है information वाला, तो उसमें आप use कर सकते हो। So class एक दो पॉइंट वहां से ये याद रखना कि जब हम कह रहे हैं कि वी आर स्टडिंग अबाउट वेव थियरी ऑफ लाइट, सो एक्चुअल में कौन सा थियरी है, इट इज हाइजीन्स वेव थियरी ऑफ लाइट। सो जितना भी हाइजीन्स वगैरह के पॉइंट है उसी को यूज करके हम आगे चैप्टर में प्रोसीड करने वाले, एंड वी विल स्टडी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यस और नो? अब क्लास स्टार्ट करते हैं विद द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, विद द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द चैप्टर, जो आपको समझना है, जो आपको याद रखना है, जो MCQ वगैरह में काम आएगा, चैप्टर में काम आएगा। सो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर से रिलेटेड, टेक्निकल पार्ट है, वो अब स्टार्ट हो। सो क्लास स्टार्टिंग विद द इंपॉर्टेंट पार्ट, द टेक्निकल पार्ट, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर वेव थियरी ऑफ लाइट, दैट इज वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल। ये दो जो टर्म है क्लास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का पूरा जो चैप्टर जो है 60% 70% वो ये दो टर्म पे चलने वाला है, वेव फ्रंट वेव नॉर्मल। आप देखोगे बार बार मैं ये कहूंगा वेव फ्रंट वेव नॉर्मल, वेव फ्रंट वेव नॉर्मल, इसीलिए ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये दो टर्म को अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्लास अभी आगे मैं जो भी आपको कहूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में, प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली, अटेंशन के साथ अच्छे से देखना और समझना। ये समझ गया, आगे का चैप्टर रिलेटिवली बहुत आसान हो जाएगा।
नाउ क्लास सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट वेव फ्रंट के वेव फ्रंट क्या होगा. व्हाट इज वेव फ्रंट, इसका मतलब क्या है. सो क्लास ये जो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट, इट गिव्स information about boundary condition. It gives information about boundary condition of any wave. Information about boundary condition of any wave at any particular instant of time. समझ में आ रहा है वो हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट बाउंड्री कंडीशन ऑफ एनी वेव एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, वेव फ्रंट. अब अंडरस्टैंड करना क्लास, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वेव फ्रंट. मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मान लो मैंने यहां पे एक कैमरा सेट किया है, तो समझने का, इट्स अ कैमरा. मैंने यहां पे एक कैमरा सेटअप किया है और यहां पे ऐसा मान लो कि वाटर का सरफेस है. मतलब ऐसा मान लो कि मैंने एक कैमरा सेटअप किया है और स्विमिंग पूल है, उसमें वाटर का सरफेस है. और ये जो वाटर का सरफेस है इनिशियली इट इज स्टिल, वो एकदम पूरी तरह से रेस्ट पे, कोई भी मूवमेंट नहीं. और मैंने एक कैमरा सेटअप किया हुआ है जो ये कैमरा, ये जो वाटर सरफेस है उसके ऊपर फोकस्ड है. अब क्लास मैंने ये कैमरा का टाइमर सेट किया है फॉर टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड. मतलब हर 1 सेकेंड के बाद ये फोटो क्लिक करने वाला है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. अब क्लास मान लो अब ये जो वाटर सरफेस इनिशियली जो स्टिल है उस पे मैं एक स्टोन ड्रॉप करता हूं. आई विल ड्रॉप अ स्टोन, अ पीस ऑफ स्टोन. ऐसा ड्रॉप किया तो क्या होगा, जैसे ही वो वाटर सरफेस पे गिरेगा तो कहना ऐसे वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो मोशन में आएगा और वाइब्रेट करेगा ना. और अगर वो वाइब्रेट करेगा तो बोलो क्या प्रोड्यूस करेगा, वेव. अरे यस और नो. सो मान लो ये वो पॉइंट है, दिस इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे मैंने स्टोन को ड्रॉप किया है. एस. अरे यस और नो. तो जैसे ही यहां पे स्टोन ड्रॉप होगा, जैसे ही एस पॉइंट पे स्टोन ड्रॉप होगा, बोलो क्या जनरेट होगा, वेव्स ना. और ये जो वेव्स है, कैन आई से दिस वेव्स विल ट्रैवल इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. सो वो ये डायरेक्शन में भी जाएगा, वो ये डायरेक्शन में भी जाएगा, ये डायरेक्शन में भी जाएगा, ये डायरेक्शन में भी जाएगा. अरे यस और नो. सो क्लास बोलो हमने टाइम इंटरवल क्या लिया कैमरा का. बोलो कैमरा जैसे ही यहां पे स्टोन ड्रॉप हुआ तो 1 सेकेंड बाद ये फोटो क्लिक करेगा ना. सो क्लास कैन आई से मान लो ये टाइम को मैं T1 ले लेता हूं. T1 1 सेकेंड हो, ठीक है. टाइम फर्स्ट इज T1. सो क्लास अभी क्या होगा, इसमें से जो वेव्स निकलेगा वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा. और कहना से जब वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा, सो फॉर टाइम T1 ये जो वेव्स है कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ना. और ये जितने भी वेव्स एमिट हो गए फॉर अ सेम टाइम इंटरवल T1, कहना से सबका डिस्टेंस सेम होगा. कैसे, क्योंकि ये जो है, ये जितने भी वेव्स है वो सब सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं. बोलो मीडियम सेम तो स्पीड सेम और टाइम भी सबके लिए सेम है. सो बोलो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम. सो बोलो सबके लिए डिस्टेंस भी कैसा होगा, सेम, जिसको हम क्या कहेंगे, D1. सो मान लो टाइम इज T1 और वो T1 कितना है, 1 सेकेंड. सो 1 सेकेंड के बाद ये कैमरा फोटो क्लिक करेगा. सो कहना है से वो जो 1 सेकेंड है, वो जो टाइम T1 है, उसके लिए वेव्स ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा और वो जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, VT1. और जितने भी वेव्स एमिट होने वाले हैं सबका डिस्टेंस कैसा होगा, सेम. सो मान लो यहां से जितने भी वेव्स एमिट हुए हैं ऐसे सब यहां से यहां पहुंच चुके हैं. ऐसा दिस इज डिस्टेंस D1 ऐसा. अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, लाइक दिस, लाइक दिस. अरे यस और नो. तो सारे वेव्स निकल के यहां पे आ गए. बोलो ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, दिस इज D1 विच इज VT1. समझ में आ रहा है. तो सबका डिस्टेंस सेम और सबका वेव यहां तक पहुंचा है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो बोलो क्लास ये पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए T1 के लिए जो कितना है, 1 सेकेंड, सबने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना. तो बोलो ये कैमरा क्या करेगा, इसको फोटो क्लिक करेगा ना. और अब ये जो है, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये ऐसा कंसीडर करो कि दिस इज द फोटो,
दिस इज द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द कैमरा एंड व्हेन आई एम सीइंग दिस इमेज तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है. अरे यस और नो. अब क्लास देखो मैं क्या करता हूं, मैंने एक मार्कर लिया या तो मैंने एक पेन लिया और जितने भी पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स जहां तक वेव पहुंचा है, बोलो सबका डिस्टेंस सेम है. तो जितने भी पॉइंट्स है, पॉइंट्स जहां तक वेव पहुंचा है वो सारे पॉइंट्स को मैंने ऐसा ज्वाइन कर दिया. Like this, I am combining, I am joining all the points. So class, अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो कैन आई से फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम t1 दैट इज 1 सेकेंड. बोलो सब, जब ये मैंने सब पॉइंट्स को कनेक्ट किया और जब मैं ये ड्रॉ करके इसको ऑब्जर्व करता हूं तो कैन आई से ये जो यहाँ पे बाउंड, ये जो यहाँ पे सर्कल बन रहा है, ये जो यहाँ पे इसका आउटलाइन बन रहा है, वो मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कैन आई से वो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द बाउंड्री. वो मुझे क्या बता रहा है कि जो वेव्स फॉर्म हुए हैं वो यहां तक पहुंचे, मतलब वेव्स यहीं तक आ पाए अभी तक, मतलब वेव्स का बाउंड्री ये है, मतलब वेव्स इसके आगे नहीं गया है. दिस इज द अपर लिमिट ना, जहां तक वेव पहुंचा है. सो कैन आई से इट इज गिविंग मी इंफॉर्मेशन अबाउट द बाउंड्री कंडीशन, कहां तक वेव पहुंचा है वहां तक एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. मैंने देखो टाइम डिसाइड किया 1 सेकेंड, आप डिसाइड कर सकते हो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड. अरे यस और नो, डू यू गेट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या? सो ये जो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट. आप टाइम कंसिडर करो ना t2, मान लो t2 लिया तो बोलो क्या हो जाएगा? आगे टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड के बाद और 1 सेकेंड होगा 2 सेकेंड ना. सो क्लास यहाँ पे टाइम कितना हो गया? t2. तो बोलो स्पीड कितना है? v. डिस्टेंस कितना होगा? d2. सो बोलो वेव आगे बढ़ जाएगा ना ऐसा. सो वेव इधर आ गया अभी ऐसा. अरे ऐसा और नो, वेव इधर आ गया ऐसा, वेव इधर आ गया ऐसा, वेव इधर आ गया ऐसा. समझ में आ रहा है क्या क्लास? अब मुझे ये फोटोग्राफ मिल रहा है. सो अब मैं क्या करूंगा? बोलो फिर से मैं सारे बाउंड्रीज को कंबाइन करता हूं ऐसा, सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे, सॉरी बाउंड्रीज नहीं, पॉइंट्स को मैं कंबाइन करता हूं फिर से यहाँ पे ऐसा, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस ऐसा. सो बोलो मुझे क्या मिल रहा है? उसका एक बाउंड्री मिल रहा है कि नहीं ऐसा, उसका एक ऐसा बोल सकता हो कि नहीं आउटलाइन मिल रहा है कि नहीं ऐसा. ये आउटलाइन, ये बाउंड्री मुझे क्या बता रहा है कि वेव्स जो है, वेव्स वो यहीं तक पहुंचा है, इसके आगे वो नहीं गया है. दिस इज द अपर लिमिट, दिस इज द बाउंड्री अप टू विच द वेव्स आर रीचिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम. तो ये जो उसका आउटलाइन बन रहा है, ये जो उसका बाउंड्री बन रहा है, जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वेव कहां तक पहुंचा है, उसी को मैं क्या कहता हूं? वेव फ्रंट. अरे वेव का आगे वाला पार्ट है ना कि यहां तक पहुंचा है, वेव के फ्रंट वाला पार्ट है ना ये जो बता रहा है वेव कहां तक पहुंचा है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट. सो ये क्या है? ये वेव फ्रंट है. यस और नो क्लास, यस और नो. ये आपने देखा है रियल लाइफ में? अरे व्हेन यू सी कि अगर आप देखते हो, अगर आपने स्विमिंग पूल के वाटर सरफेस पे अगर आपने स्टोन ड्रॉप किया तो आप क्या देखते हो? रिपल्स देखते हो ना, ऐसा सर्कुलर. जैसे ही स्टोन ड्रॉप होगा ऐसा सर्कुलर रिपल्स फॉर्म होता है कि नहीं? लाइक दिस, ऐसा 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 फॉर्म होता है कि नहीं? और वेव्स आपको ऐसे जाते हुए दिखते हैं ना. तो ये जो रिपल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये जो सर्कुलर लूप्स आपको दिख रहे हैं, वो क्या है? वेव फ्रंट है. अरे यस और नो, ये वेव फ्रंट है. किसका? वाटर का, वाटर वेव्स का. तो आप जब देख रहे हो जैसे स्टोन ड्रॉप किया तो पहला वेव फ्रंट बना, पहला लूप बना, तो ये बता रहा है आपको कि वाटर वेव यहां तक पहुंचा है. फिर दूसरा लूप बना थोड़े टाइम के बाद ना, पहले एक टाइम पे बना, फिर एक पर्टिकुलर सेकंड या तो कुछ टाइम के बाद बना दूसरा लूप, फिर तीसरा लूप, फिर चौथा लूप. ये क्या बता रहा है कि वेव्स आगे बढ़ रहा है, वेव्स यहां तक पहुंचा है, वेव का बाउंड्री के वेव यहां तक पहुंचा है अभी ये पर्टिकुलर टाइम पे. When you are seeing at that particular time, वेव वहां तक पहुंचा है, उसको आपने क्या बोला है? वेव फ्रंट. वेव फ्रंट के वेव यहां तक पहुंचा है बाउंड्री. डू यू गेट माई पॉइंट? हैव यू सीन इट और नॉट? सो वो जो होता है वो वेव फ्रंट होता है. बोलो वाटर का जो वेव्स बनेगा उसका वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा? सर्कुलर ना, प्लेन में. सो उसका जो वेव फ्रंट है वो कैसा है? सर्कुलर है. अरे हाया ना. मैं और एक एग्जांपल ले सकता हूं. इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ बलून. बोलो मैंने बलून कंसीडर किया, मैंने बलून को ब्लो करना स्टार्ट किया और मैं हर बार एक एक सेकंड के बाद ब्लो करके रुक रहा हूं. सो सबसे पहले मैंने 1 सेकंड के लिए ब्लो किया तो बलून इतना फूल चुका है. सो बोलो ये क्या है? उसका बाउंड्री सरफेस है ना, मतलब बलून यहां तक आया, तो ये क्या है? उसका वेव फ्रंट. बोलो एक और सेकंड में उसको ब्लो किया तो और बड़ा हो गया, तो ये क्या है? उसका वेव फ्रंट. बोलो एक और सेकंड ब्लो किया तो इतना बड़ा हो गया, सो बोलो ये क्या है? उसका वेव फ्रंट. 4 सेकंड में इतना बड़ा हो गया, तो ये क्या है? उसका वेव फ्रंट. एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम मुझे बता रहा है कि बलून यहां तक गया, उसका बाउंड्री यहां तक गया, दैट इज वेव फ्रंट. अरे यस और नो?
समझ में आ रहा है क्या? सो बाउंड्री कंडीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज वेव फ्रंट. फ्रंट का पार्ट बता रहा है, वो फ्रंट से लीड कर रहा है, देयरफॉर इट इज वेव फ्रंट. डू यू गेट माय पॉइंट? बोलो बलून का वेव फ्रंट कैसा आ रहा है? इट इज स्पेरिकल. समझ में आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये होता है वेव फ्रंट. अब क्लास इसी तरीके से, सेम तरीके से लाइट का भी बाउंड्री कंडीशन होता है, लाइट का भी वेव फ्रंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट ऑफ लाइट. वी कैन टेक एन एग्जांपल. मान लो अब मैं लाइट की बात कर रहा हूं, पहले मैंने वाटर के टर्म्स में बात किया, फिर बलून. नाउ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लाइट बिकॉज वी आर स्टडीइंग अबाउट लाइट. सो अगर मैं मान लो एक कैंडल कंसिडर करता हूं, कैंडल, इफ आई कंसिडर अ कैंडल, और कैंडल को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और क्लास मैंने ऐसा टाइम सेट किया है कि 5 सेकंड का. सो क्लास क्या हो रहा है, जैसे मैंने कैंडल को ब्लो किया, जैसे मैंने कैंडल को लाइट किया, सो अब बोलो इसमें से क्या होगा? वेव्स एमिट होगा ना हर एक डायरेक्शन में. या तो कोई भी एक सोर्स ले लो, कैंडल क्या, कोई भी एक बल्ब ले लिया, या तो टॉर्च ले लिया, कुछ भी, एनीथिंग विच यू कंसीडर. सो वो सोर्स के लिए मैंने टाइम लिमिट सेट किया 5 सेकंड के. 5 सेकंड बाद क्या हो रहा है? सो जैसे ही मैं उसको लाइट अप करूंगा, कैंडल को लाइट अप किया, तो बोलो हर एक डायरेक्शन में वेव जाएगा. और अब लाइट से जो वेव्स आने वाला है, लाइट वेव्स, वो तो हर एक डायरेक्शन में जाएगा ना, 3 डायमेंशनली. सो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, लेफ्ट में भी जा रहा है, राइट में भी जा रहा है, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहा है. और क्लास मैंने टाइम लिमिट क्या सेट किया? 5 सेकंड. सो कह रहा है इसे आफ्टर 5 सेकंड, मान लो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट ने ट्रैवल किया है 10 मीटर. आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल. सो बोलो ऊपर के डायरेक्शन में कितना होगा? 10 मीटर. नीचे के डायरेक्शन में कितना होगा? 10 मीटर. यहाँ के डायरेक्शन में कितना होगा? 10 मीटर. मतलब क्या, कैसा मान लो कि ये कैंडल है, इसमें से वेव्स निकला आफ्टर 5 सेकंड. ये वेव यहां तक पहुंचा है, 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 ये वेव यहां तक पहुंचा है. बोलो सब में कॉमन क्या है? कि सबका डिस्टेंस सेम है ना. एज अ मीडियम इज सेम, एज अ टाइम इज सेम, डिस्टेंस इज सेम. अब मैं क्या करता हूं, मैं एक इमेजिनरी बाउंड्री कंसीडर करता हूं. इमेजिनरी ऐसा कंसीडर कर रहा हूं कि सारे पॉइंट्स को मैं एड अप कर रहा हूं. सो जब मैं इमेजिनरी बाउंड्री कंसीडर करूंगा, ये सारे पॉइंट्स को ऐड करके, कि ये पॉइंट को ऐड किया, 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 जिधर वेव्स रुका है जाके आफ्टर 5 सेकंड, ये पॉइंट को ऐड किया, ये पॉइंट को ऐड किया, ऐसे ऐसे. सो बोलो उसका एक बाउंड्री बनेगा कि नहीं? यस और नो? उसको मैं क्या कहूंगा? वेव फ्रंट. दिस पर्टिकुलर थिंग अप टू विच द वेव्स आर रीचिंग, द बाउंड्री विच इज शोइंग मी के वेव्स यहां तक पहुंचा है, दिस पर्टिकुलर सोर्स का, दिस पर्टिकुलर लाइट का, दैट इज व्हाट? वेव फ्रंट. और बोलो लाइट का वेव फ्रंट कैसा होगा? लाइट का वेव फ्रंट होगा स्पेरिकल. सो फॉर लाइट बोलो जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट फॉर लाइट वो कैसा है? इट इज स्पेरिकल. समझ में आ रहा है क्या आपको? डू यू गेट माई पॉइंट? सो क्लास अगर मैंने वही लाइट के सोर्स का, मान लो इसके यहाँ पे लाइट का सोर्स है ऐसा, और लाइट के सोर्स का एग्जांपल लिया, और मान लो मैंने टाइम कंसीडर किया t1. सो बोलो क्या होगा? ये लाइट का सोर्स हर एक डायरेक्शन में वेव एमिट करेगा. सो एन टाइम t1, बोलो लाइट का स्पीड इन एयर कितना होगा? c ना, तो c इंटू t1 क्या होगा? डिस्टेंस t1. सो ये लाइट का सोर्स जितने भी डायरेक्शन में वेव्स एमिट करेगा, सब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ct1. यस और नो? सो मान लो ये वेव ऐसा गया, ये वेव ऐसा गया, ये वेव ऐसा गया, ये वेव ऐसा गया. अरे यस और नो? ये तो आगे भी आएगा, ये इनवर्ड्स भी जाएगा. अरे यस और नो? सो बोलो एट दिस पर्टिकुलर इंटर ऑफ टाइम ये सब इधर है ऐसा. अब इसमें प्लेन था, ये 3D है, स्पेस है ना, तो आगे भी होगा और पीछे भी होगा. सो बोलो ये टाइम पे अगर मैं सबको, सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर दूं ऐसा, लाइक दिस, तो बोलो ये क्या बन रहा है? बाउंड्री ना. ये बाउंड्री मुझे क्या बता रहा है? कि वेव्स यहां तक पहुंचा है लाइट का, यहां पे भी ऐसा भी होगा आगे, और पीछे भी होगा ना आगे. तो बोलो क्या बन रहा है? ये बाउंड्री बन रहा है कि नहीं? उसका एक पर्टिकुलर ऐसा शेप बन रहा है कि नहीं, जो मुझे बता रहा है कि वेव्स यहीं तक पहुंचा है, लाइट यहीं तक पहुंचा है. दिस इज वॉट वेव फ्रंट. और इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? स्पेरिकल. यू गेट माई पॉइंट? बोलो अगर ऐसा कंसिडर किया मैंने, टाइम t2 हो चुका है और स्पीड कितना है c, तो बोलो डिस्टेंस कितना होगा? d2 ना. तो ऐसा लाइक दिस. इफ आई कंबाइन दिस, सो बोलो ये क्या होगा? उसका वेव फ्रंट. अरे यस और नो? दिस विल बी द वे, दिस विल बी द थिंग, एंड दिस विल बी वेव फ्रंट. ये ऐसा आगे भी होगा और पीछे भी होगा. ये क्या है? उसका वेव फ्रंट. मुझे बता रहा है कि लाइट यहां तक पहुंच रहा है. आपने ये रियल लाइफ में भी देखा है. आप कोई भी एक डार्क रूम में एक कैंडल को ब्लो कर दो एक कॉर्नर पे एंड ऑब्जर्व इट, तो पता है वो कैंडल के आजू बाजू में आपको ऐसा एक स्पेरिकल ऐसा शेप जैसा दिखाई देगा जिसमें लाइट ग्लो हो रहा है. तो वो क्या है? उसका वेव फ्रंट है.
वो पर्टिकुलर टाइम का वेव फ्रंट होगा। फिर आगे बढ़ता गया और पूरे रूम में लाइट ग्लो हो रहा है। सो लाइट, हम यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि लाइट किसके फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, वेव फ्रंट। ऐसा आप एक बल्ब ले लो और बल्ब को लगा दो कहीं पे भी और डार्क रूम में रखो, तो आप देखोगे बल्ब के आजू बाजू में ऐसा स्पेरिकल, ऐसा एनवलप जैसा बनेगा। दैट इज व्हाट, वेव फ्रंट। और लाइट का वेव फ्रंट कैसा है, स्पेरिकल। लाइट का वेव फ्रंट हमेशा स्पेरिकल होगा। यू लुक एट द सन, उसके आजू बाजू दिखेगा आपको ऐसा स्पेरिकल शेप जैसा, ऐसा बाउंड्री जैसा। दैट इज व्हाट, वेव फ्रंट। दैट इज स्पेरिकल वेव फ्रंट। सो लाइट के पास क्या है, वेव फ्रंट। दिस इज द वेव फ्रंट विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बाउंड्री कंडीशन ऑफ एनी वेव एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। बोलो टाइम t1 पे ये था वेव फ्रंट, टाइम t2 पे ये था वेव फ्रंट। सो ये भी वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है, बट डिफरेंस क्या है टाइम का, कि ये टाइम t1 पे था, ये टाइम t2 पे था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या? सो ये क्या होता है, वेव फ्रंट। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, n नंबर ऑफ एग्जांपल। मान लो बीच पे जाते हो, सो आप पता है वाटर जब ऐसा ट्रैवल करते रहता है, वाटर जब वेव्स आ रहा है, सो पता है ना वो वाटर वेव कहां तक पहुंचा है, या आपको कैसे पता चलता है, बाय द वॉल ना, कि जब वाटर वेव ट्रैवल करता है तो उसके आगे एक वॉल बनता है और वो वॉल आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है और वो वॉल को देख के आपको समझता है कि वाटर वेव हमारे पास आ रहा है। सो इफ आई एम लुकिंग एट द वाटर वेव, सो पहले अगर मैं बीच पे वाटर वेव को देखता हूँ तो वैसे दूर है, सो आई एम टेलिंग वो दूर है अभी। फिर वो वॉल जो है मेरे नजदीक आते रहता है, पता है ना, एक वाटर का वॉल बनेगा। सो वो जो वॉल है वो देख के मुझे क्या समझ रहा है कि उसके पीछे वेव है ना, वेव वहां तक पहुंचा है ना, दैट इज द लिमिट, दैट इज द बाउंड्री ऑफ द वेव। वेव वहां तक पहुंचा है, फिर थोड़े टाइम बाद वो वॉल जो है थोड़ा और आगे आता है, फिर थोड़ा और आगे आता है, वो मुझ तक आ जाएगा ना, यस और नो। सो वो जो वॉल है, वॉल वो क्या है, उसका वेव फ्रंट है। और क्योंकि वाटर का जो ऐसा बोल सकते हैं कि बीच पे जो वाटर सरफेस है वो काफी बड़ा है, तो हमको सर्कुलर शेप पे दिखाई नहीं देगा, हमको सीधा ही दिखाई देगा, पर है वो सर्कुलर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो द वेव विच यू सी, द वॉल विच यू सी ऑफ द वाटर जस्ट कमिंग टूवर्ड्स यू, उसके पीछे ही वो वेव है। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि वाटर वेव वहां तक पहुंचा है, मतलब वो उसका क्या है, बाउंड्री कंडीशन ना, उसका बाउंड्री लिमिट है एट दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, वेव फ्रंट। अरे यस और नो, है ना। क्रिकेट में अगर मैंने कंसीडर किया कि यहाँ पे एक बाउंड्री है, उसके बाहर से जाने वाला, सो वी नो द बाउंड्री ना, दैट इज व्हाट, वेव फ्रंट। अरे यस और नो। सो वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है, बाउंड्री एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो ये सारे एग्जांपल्स है किसको समझने के लिए, वेव फ्रंट को। डू यू गेट माई पॉइंट क्लास? अरे यस और नो। आई होप वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है, दैट इज वेरी मच क्लियर विथ यू। नेक्स्ट क्लास, नाउ वी टॉक अबाउट अ डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट। ये तो हमने सिर्फ यही समझा है कि वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है, अभी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वो जान लेता है। सो क्लास, अब डेफिनेशन को समझना। डेफिनेशन गोज एज locus of all the points, locus of all the points in a medium to which the waves reach simultaneously such that every point is in same state of vibration, such that every point is in same state of vibration. This is definition for wave front. This is called as wave front. ये statement जो मैंने लिखा है इसका मतलब समझो। बोलो क्लास मैंने क्या किया है, जब मैं वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहा हूं, बोलो ये जो है दिस इज फर्स्ट वेव फ्रंट ना, फॉर टाइम t1, दिस इज सेकेंड वेव फ्रंट फॉर टाइम t2, ऐसा 3 भी होगा 4 भी होगा फॉर डिफरेंट टाइम। सो अब अंडरस्टैंड करना, डेफिनेशन को समझो। बोलो मैंने क्या लिया है, बोलो ज्वाइन करना मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ना। सो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द मीडियम, joining all the points in the medium to which the waves reach simultaneously। बोलो ये जो पॉइंट है A B C D, ये सारे पॉइंट्स पे जो वेव्स है, वेव्स वो साथ में साइमल्टेनियसली पहुंच रहा है ना। सो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द मीडियम, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द मीडियम जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स इन द मीडियम टू विच द वेव्स रीच साइमल्टेनियसली, ये सारे पॉइंट पे वेव्स साथ में पहुंचा है और सब वेव्स यहां पे पहुंचे अभी तक।
such that every point is in same state of vibration, और हम वही पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं जहां पे वेव्स पहुंच रहा है such that वो सारे जो पॉइंट्स है वो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है सेम फेज सेम लोकेशन, मतलब सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं। बोलो ये भी अभी की तरह मीन पे, तो ये भी अभी की तरह मीन पे, ये भी अभी की तरह मीन पे, ये भी अभी की तरह मीन पे, यस और नो। यहाँ पे वेव एक खत्म हुआ, आधा वेव, यहाँ पे आधा वेव खत्म हुआ, यहाँ पे आधा वेव खत्म हुआ, यहाँ पे आधा वेव खत्म हुआ। बोलो कंडीशन कैसा है? सेम। स्टेट ऑफ वाइब्रेशन कैसा है? सेम। अभी मीन पे है, अभी वो वाइब्रेट करेगा। सो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज सेम, स्टेट इज सेम, ऐसे बोल सकते हो पोजिशन इज सेम, फेज इज सेम, फेज का मतलब पोजिशन ना, सो सेम फेज। अरे यस और नो। So locus of all the points in a medium to which the waves reach simultaneously such that every point is in same state of vibration or same phase or same position is called as wave front. और उसका अगर आपको लेमन लैंग्वेज में याद रखना है, इट इज दिस, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बाउंड्री कंडीशन। सो देखो मैंने जब लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स लिया तो क्या बना? एक बाउंड्री बना। ऐसे पॉइंट्स उसमें सिलेक्ट किए हैं जिसपे वेव्स रीच कर रहा है साइमल्टेनियसली, सच दैट जितने भी पॉइंट्स हैं जिसपे वेव्स रीच कर रहा है दे आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। जब ऐसे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं सो एक बाउंड्री बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव फ्रंट, जो ये बताता है कि यहां तक वेव्स पहुंचा है एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। बोलो दिस इज वेव फ्रंट फॉर टाइम t1। बोलो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम टू व्हिच द वेव्स रीच साइमल्टेनियसली सच दैट एवरी पॉइंट इज इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। वेव वहीं पे पहुंचेगा और बाउंड्री वहीं पे ड्रॉ करना है, वही पॉइंट को ज्वाइन करना है जहां पे सारे पॉइंट सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है। Am I clear? मैं ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकता उसको कि यहाँ का ये पॉइंट ज्वाइन किया, यहाँ का ये पॉइंट ज्वाइन किया, यहाँ का ये पॉइंट ज्वाइन किया, यहाँ का ये पॉइंट ज्वाइन किया। नो, एवरी पॉइंट शुड बी इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। डू यू गेट माई पॉइंट? ऐसे ही पॉइंट को ज्वाइन करना है, ऐसे ही पॉइंट से बाउंड्री बनाना है जिसको आप क्या कहोगे? वेव फ्रंट। समझ में आ रहा है आपको? सो आई होप I am clear with the definition of wave front and you have to remember this कि लाइट का जो वेव फ्रंट होता है, लाइट का वेव फ्रंट is always and always spherical in shape. It is always and always spherical. ये ऐसा होगा, ये आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा भी होगा, ये अंदर भी होगा, लाइट ऐसा जा रहा है in every possible direction. Yes or no? Do you get my point? Next class, अब बात करते हैं about हम लोग wave normal. What is wave normal? ये अंडरस्टैंड करना, साथ साथ में समझ जाओगे what is wave normal. सो क्लास वेव नॉर्मल का डेफिनेशन क्या है? समझो, a line drawn perpendicular to wave front, a line drawn perpendicular to wave front in the direction of propagation of light or wave. A line drawn perpendicular to wave front in the direction of propagation of light is called as wave normal. ऐसा, this is wave normal. अरे yes or no? तो देखो यहाँ पे ऐसा, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया ऐसा, यर ऐसा। सो देखो लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, तो ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, इसको लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। बोलो ये डायरेक्शन में जा रहा है वेव, ये डायरेक्शन में जा रहा है लाइट, सो ऐसा, ये ऐसा, ये जो जा रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज वेव नॉर्मल। ये जा रहा है ऐसा, दिस इज व्हाट, वेव नॉर्मल। ये जा रहा है ऐसा, दिस इज व्हाट, वेव नॉर्मल। ये जा रहा है ऐसा, ये सब क्या है? वेव नॉर्मल है। डू यू गेट माई पॉइंट? दिस इज वेव नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। देखो इधर, ये परपेंडिकुलर है वेव फ्रंट को एंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। दिस इज कॉल्ड एज वेव नॉर्मल। ये होता है वेव नॉर्मल। सो वेव नॉर्मल एंड वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल एंड वेव फ्रंट are always perpendicular to each other. समझ में आ रहा है क्या? They are always perpendicular to each other. Am I clear with this class? अब क्लास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि ये वेव नॉर्मल, वेव फ्रंट तो हमको समझा कि इट्स अ बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री बता रहा है कि वेव कहां तक पहुंचा है, पर वेव नॉर्मल का एक्चुअल मतलब क्या है? सो क्लास अब समझो ना, ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये सोर्स ऑफ लाइट से लाइन पास हो रहा है, लाइन पास हो रहा है ऐसा, दिस लाइन इज पासिंग, दिस लाइन इज पासिंग, दिस लाइन इज पासिंग, दिस लाइन इज पासिंग। मान लो ये वेव को मैं हटा देता हूं ऐसा, लाइक दिस, इसको हटा देता हूं मैं। सो बोलो अब ये सोर्स है और इससे क्या पास हो रहा है? लाइट ना। अब वो कैसे जा रहा है? सीधा। बोलो अ लाइट पासिंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, अ लाइट पासिंग अलोंग स्ट्रेट पाथ, उसको आप क्या बोलते हो? इट इज अ रे ऑफ लाइट। अरे यस और नो? सो वेव नॉर्मल जो है, वेव नॉर्मल रिप्रेजेंट्स व्हाट? रिप्रेजेंट्स रे ऑफ लाइट। तो इसके पहले जब हमने ऑप्टिक्स चैप्टर किया था, सो हम रे कहते थे, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। बोलो यहां पे ये रे ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे? वेव नॉर्मल। This particular ray of light in this particular chapter is called as wave normal. So what does wave normal represent? A ray of light. देखो ना भाई, इसलिए तो बोला है in the direction of propagation of light। तो ये वेव है और ये वेव के डायरेक्शन में क्या जा रहा है? लाइन जा रहा है ना, लाइन जा रहा है मतलब क्या जा रहा है? लाइट जा रहा है इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? रे ऑफ लाइट। सो वेव नॉर्मल क्या रिप्रेजेंट करता है? रे ऑफ लाइट, ऐसा। सो ये लाइट का वेव है ऐसा और ये वेव नॉर्मल है। वेव नॉर्मल बोलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रे ऑफ लाइट। दिमाग में बिठा लेना ये। सो जहां पे भी वेव नॉर्मल सुनोगे मतलब वो क्या है? रे ऑफ लाइट, अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर। सो ऐसा ही होता है, लाइट एक्चुअल में ऐसे ही जाता है, लाइट एक्चुअल में ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव ही, आ रहा है ऐसे ही है, पर हम उसको लाइन के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं ऐसा, दैट इज वेव नॉर्मल के फॉर्म में, और लाइट हमारे पास आ रहा है विच इज कॉल्ड एज वेव नॉर्मल, आल्सो कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है क्या क्लास आपको? यस और नो? एम आई क्लियर? हेलो, समझ में आ रहा है? ओके। नाउ क्लास नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट इज टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। क्लास आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि अभी तो कहा कि लाइट का जो वेव फ्रंट है वो स्पेरिकल होता है, सो अब अलग अलग टाइप्स कहां से आ गए? सो क्लास होता स्पेरिकल ही है, लाइट का जो वेव फ्रंट है वो हमेशा स्पेरिकल ही होगा, बट ड्यू टू सम कंडीशंस हम जब उसको ऑब्जर्व करेंगे ना, वी एज एन ऑब्जर्वर हम वो वेव फ्रंट को इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे कि वो हमको अलग अलग शेप वगैरह में दिखाई देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने क्या कहा कि लाइट का जो वेव फ्रंट है वो हमेशा स्पेरिकल ही होगा, बट ड्यू टू सम कंडीशंस एंड ड्यू टू आवर ऑब्जर्वेशंस हम उसको इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, हम उसको इस कंडीशंस में ऑब्जर्व करते हैं कि हमें वो वेव फ्रंट है वो स्पेरिकली, बट वो हमको स्पेरिकल नहीं दिखता है, वो हमको कुछ और तरीके का दिखेगा, कुछ और शेप में दिखाई देगा, और जो हम ऑब्जर्व करेंगे वही हम कंसिडर करेंगे। सो इसीलिए हमारे हिसाब से, हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। इसीलिए हम क्या डिफाइन करते हैं? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। सो मेरा स्टेटमेंट को समझो, लाइट का वेव फ्रंट हमेशा है कैसा? स्पेरिकल, बट ड्यू टू आवर ऑब्जर्वेशन एंड डिफरेंट कंडीशन इट विल अपीयर एज समथिंग डिफरेंट, जिसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। आई होप आई एम क्लियर। सो नेक्स्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स, there are three types. First is spherical wavefront, second is plane wavefront, and third is cylindrical wavefront. सबसे पहले कौन सा होगा? स्पेरिकल। सेकंड कौन सा होगा? प्लेन। थर्ड कौन सा होगा? सिलिंड्रिकल। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट स्पेरिकल वेवफ्रंट। सो क्लास अंडरस्टैंड करना अभी स्पेरिकल वेवफ्रंट। स्पेरिकल वेवफ्रंट के लिए कंडीशन क्या होगा ये समझो। सबसे पहले तो फॉर स्पेरिकल वेवफ्रंट फॉर्म होने के लिए देयर शुड बी अ पॉइंट सोर्स। क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ पॉइंट सोर्स। अब क्लास पॉइंट सोर्स का अगर मैंने एग्जांपल लिया, और भी चलो पहले कंडीशन का बात कर लेते पूरा। So talk about a condition. There should be a point source, and this particular point source
point source at finite distance and this particular point source must be at finite distance. किधर होना चाहिए? This particular point source must be at finite distance. So दो कंडीशन है. सबसे पहला तो सोर्स कैसे होना चाहिए? पॉइंट सोर्स, और वो कहां पे होना चाहिए? फाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब हमारे नजदीक. सो अगर बोलो मैंने एग्जांपल लिया पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस का, सो पॉइंट सोर्स का एग्जांपल में क्या ले सकता हूं? इट कैन बी अ कैंडल, इट कैन बी अ बल्ब, है ना. ये सब क्या है? और भी बहुत सारे सोर्सेज है. ये सब क्या है? पॉइंट सोर्स. एंड पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस. बोलो कोई भी पॉइंट सोर्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा और उससे वेव्स हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा. मतलब अगर मैंने कैंडल लिया, सो कैंडल में हो क्या रहा है? बोलो सोर्स जो एक ही पॉइंट पे और वेव्स हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में आ रहा है ना. सेम गोस फॉर टॉर्च, सेम गोस फॉर बल्ब. तो ये सब क्या है? पॉइंट सोर्स है. सेम गोस फॉर हेडलाइट. ये सब क्या है? पॉइंट सोर्स है. एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट सोर्स, बोलो हम हमारे नजदीकी प्लेस करते हैं ना, इन अ रूम और समवेयर. यस और नो? सो दिस इज पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस. डू यू गेट माई पॉइंट? सो स्पेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म होने के लिए कंडीशन क्या है? देयर शुड बी अ पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस. अब अंडरस्टैंड करना कि स्पेरिकल वेव फ्रंट कैसे फॉर्म होगा ये कंडीशन में. सो मान लो ये वो पॉइंट सोर्स है, ऐसा पॉइंट सोर्स एस, कुछ भी ले लो आप, कैंडल, टॉर्च, बल्ब, कुछ भी. सो मान लो मैं ऐसा कंसीडर करता हूं कि मेरे सामने यहां पे कहीं पे कुछ मीटर्स पे एक कैंडल रखा हुआ है, या तो एक बल्ब है या तो एक टॉर्च है. अब क्लास क्या होगा? जैसे ही मैं उसको लाइट अप करूंगा, ग्लो करूंगा, सो बोलो उससे क्या होगा? वेव्स ट्रैवल करके आएगा ना. सो बोलो उसमें से जो लाइट वेव्स आएगा, यहां पे ट्रैवल करेगा, यहां पे ट्रैवल करेगा, यहां पे ट्रैवल करेगा, यहां पे लाइट ट्रैवल करेगा. बोलो मुझ तक जो लाइट वेव आ रहा है ऐसा आया ना. बोलो लाइट वेव यहां तक आ रहा है. बोलो अगर सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे है, अगर सोर्स मेरे नजदीक है, सो कैन आई से वेव जो डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगा वो कम होगा ना. अब क्लास मैं इधर खड़ा हूं, मैं सोर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं. सो बोलो मेरे हिसाब से जो स्पेरिकल वेवफ्रंट बन सकता है, मेरे हिसाब से जो वेवफ्रंट बन सकता है वो यहीं तक बनेगा ना. अरे मेरे पीछे जो लाइट है, मेरे पीछे जो लाइट वेव ट्रैवल करके जाने वाला है, मुझे उससे मतलब थोड़ी ना है. आई एज एन ऑब्जर्वर सिर्फ आगे का दिखूंगा ना. अरे यस और नो? सो कैन आई से अगर सोर्स मेरे नजदीक है तो उससे जो वेव्स आने वाला है वो वेव्स यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. और अब बोलो वो जो वेव फ्रंट बनाएगा, वो जो स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाने वाला है, वो ये जो वेव ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वही उसका रेडियस बनेगा ना. नहीं समझा आपको? सो ये जो डिस्टेंस है दैट इज ओनली द रेडियस, और उसके हिसाब से क्या बनेगा वेव फ्रंट. बोला आई एम स्टैंडिंग नियर बाय, सो बोलो रेडियस जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये कम होगा कि बड़ा होगा? इट विल बी स्मॉल. और अगर डिस्टेंस कम है सो बोलो क्या फॉर्म करेगा? स्पीयर ना, विद अ स्मॉलर रेडियस, मतलब छोटा स्पीयर फॉर्म होगा. सो मान लो डिस्टेंस इतना ही है, इतना, सो बोलो स्पीयर भी इतना ही फॉर्म होगा ना. बोलो स्पीयर छोटा है, कैन आई से स्पीयर छोटा है, सो वन एट अ टाइम ये पूरे स्पीयर को मैं एक साथ देख सकता हूं ना. तो मुझे क्या लगेगा कि ये जो वेव फ्रंट बन रहा है वो कैसा है? स्पेरिकल. मुझे दिखाई देगा ना, बन तो स्पेरिकल ही रहा है, बट मुझे दिखाई भी कैसा देगा? स्पेरिकल. अरे डू यू गेट माई पॉइंट? यस और नो क्लास? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो अंडरस्टैंड करो कि ये जो हम लोग वेव फ्रंट वगैरह बनाते हैं, ऐसा ये जो वेव फ्रंट वगैरह हम बना रहे हैं, सो ये देखो ना, जो वेव डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसी को तो मैंने रेडियस लिया है. दिस इज द रेडियस ना. सो रेडियस वही होगा जहां तक वेव डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. और मैं जब ऑब्जर्वर हूं, सो वेव उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जहां तक मुझे दिखने वाला है. पीछे जो लाइट जा रहा है वहां पे, यहां पे, मुझे उससे मतलब नहीं है. मुझ तक लाइट यहां तक इतने ही डिस्टेंस पे आ रहा है ना. और बोलो अगर सोर्स नजदीक है, सो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कम होगा, ज्यादा होगा? कम. तो रेडियस कम, स्पीयर छोटा, पूरा दिखाई देगा. और बोलो वो कौन सा वेव फ्रंट है? स्पेरिकल. और मुझे दिखाई भी कैसा देगा? स्पेरिकल. सो व्हेन द पॉइंट सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, द वेव फ्रंट फॉर्म इज अ स्पेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि रेडियस छोटा है, स्पीयर छोटा है, दिखता है पूरी तरह से. यू गेट माई पॉइंट? सो देखो ना, मैंने रूम वगैरह का एग्जाम्पल लिया था ना, कैंडल मैंने रखा है, सो कैंडल के आजू बाजू मुझे स्पीयर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बोलो रेडियस छोटा है ना. सो रेडियस छोटा है तो स्पीयर छोटा है, पूरी तरह से दिखता है. यस और नो? डू यू गेट माई पॉइंट? अरे हाँ या ना? सो पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस में मुझे क्या दिखेगा? स्पेरिकल वेव फ्रंट. सो है भी स्पेरिकल, दिख रहा भी स्पेरिकल है. सो स्पेरिकल वेव फ्रंट जब दिखाई देगा तो ऐसा, लाइक दिस, ऐसा फॉर्म होगा ना, ऐसा. डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो? इस तरीके से होगा पूरा स्पीयर. बट अगर ऑब्जर्वर यहां पे ऐसा, इफ दिस इज द ऑब्जर्वर, तो वो सिर्फ आगे का पार्ट दिखेगा जो लाइट उसके पास आ रहा है, पीछे आ रहा है उससे उसको मतलब नहीं है. सो है पूरा स्पीयर पर दिखेगा इतना ही. सो हम लोग सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जहां पे ऑब्जर्वर का पोजीशन होगा उसके हिसाब से, जहां पे लाइट जा रहा है उसके हिसाब से. डू यू गेट माई पॉइंट? हेलो, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज, बोलो अभी आगे यहां पे क्या होगा?
कैन आई से ये क्या है उसका वेव फ्रंट है ना, और कौन सा वेव फ्रंट है, स्पेरिकल वेव फ्रंट, SWF स्पेरिकल वेव फ्रंट। बोलो अब नेक्स्ट ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये, बोलो ये क्या है, व्हाट इज दिस, टेल मी ये क्या है इसके लिए। कैन आई से इट इज द वेव नॉर्मल, बोलो ये क्या है उसका, वेव नॉर्मल है। अरे यस और नो, सो ये होगा वेव फ्रंट और ये होगा वेव नॉर्मल। क्लास अगर ये सोर्स है और अगर ये वेव नॉर्मल है तो बोलो यही रे ऑफ लाइट है ना, दिस इज द रे। बोलो ये रे जब ट्रैवल कर रहा है तो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, कैन आई से इट इज शोइंग डाइवर्जेंस। सो क्लास याद रखने का यस और नो कि फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट, फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट वेव नॉर्मल, वेव नॉर्मल मतलब क्या, रेज आर डाइवर्जिंग, रेज आर व्हाट, डाइवर्जिंग। और क्लास जब डाइवर्ज करेगा तभी तो हर एक डायरेक्शन में जाएगा ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है हर एक डायरेक्शन में जाने वाला है, ऐसा ऐसा ऐसा, yes or no? So this is what, this is first type of wave front, that is spherical wave front. Spherical wave front के लिए कंडीशन क्या होगा, the condition says, बोलो कंडीशन क्या है, पॉइंट सोर्स विल बी एट फाइनल डिस्टेंस। सेकंड क्या है, फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट, बोलो स्पेरिकल वेव फ्रंट के लिए क्या होगा, जब फाइनल डिस्टेंस पे सोर्स होता है तो उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कम है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, तो उसका रेडियस कम होगा, जो स्पीयर बनेगा वो छोटा होगा, पूरा स्पीयर दिखाई देगा। और बोलो उसका वेव नॉर्मल कैसा होता है, डाइवर्जिंग। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सेकेंड टाइप ऑफ वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, सेकेंड टाइप। और क्लास प्लेन वेव फ्रंट के लिए कंडीशन क्या होगा, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया ये जो मैं यहां पे बोल रहा था तो आपको ये भी समझ चुका होगा। बोलो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, पॉज करना, थोड़ा सोचना। बोलो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, कंडीशन विल बी पॉइंट सोर्स, इसमें भी पॉइंट सोर्स ही होना चाहिए, बट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। किधर होना चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। सो पॉइंट सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, पॉइंट सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस। बोलो पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, कैन आई टेक द एग्जांपल एज सन। बोलो सन भी क्या है, पॉइंट सोर्स है ना, जो हर एक डायरेक्शन में रेस एमिट कर रहा है, यस और नो। और वो किधर है हमसे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वेरी फार डिस्टेंस पे, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एट इन्फिनिटी। सो पॉइंट सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। सो ये क्या देगा मुझे, ये अब मुझे देने वाला है प्लेन वेव फ्रंट। क्लास होगा वो स्पेरिकल ही, होगा वो स्पेरिकल ही, बट अपीयर कैसा करेगा, प्लेन। डू यू गेट माई पॉइंट। सो देखो इस तरीके से कि मान लो यहां पे ये ऑब्जर्वर है और यहां पे बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे सोर्स है। सो बोलो क्या होगा, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट बनना स्टार्ट करेगा। मतलब क्या कि ऑब्जर्वर सोर्स से काफी दूर है, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर इज वेरी लार्ज। तो बोलो जब तक मेरे पास लाइट आएगा, सो कैन आई से वो जो लाइट है वो काफी बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है, इट इज ट्रैवलिंग अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। सो क्लास होगा क्या, बोलो अब वो जो स्पीयर बनाने वाला है उसका रेडियस भी लार्ज होगा कि स्मॉल होगा, उसका रेडियस कैसा होगा, इट विल बी लार्ज ना। सो कैन आई से वो जो स्पीयर बनाएगा, स्पीयर वो भी काफी बड़ा होगा ना, और इतना बड़ा होगा कि मुझे एक साथ वो पूरा स्पीयर कभी दिखाई नहीं देगा, वो स्पीयर का एक सिर्फ छोटा सा पार्ट दिखाई देगा जो मेरे लिए कैसा अपीयर करेगा, प्लेन। डू यू गेट माई पॉइंट। मैं क्या कह रहा हूं कि पहले सोर्स नजदीक था, अब बहुत दूर है, क्योंकि अब बहुत दूर है तो काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा लाइट, द वेव इज ट्रैवलिंग अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। और अब अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू मी उसका स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाने का ट्राई करूंगा, या तो स्पेरिकल वेव फ्रंट जो बनेगा उसका जो रेडियस होगा फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जर्वर, कैन आई से इट विल बी वेरी लार्ज। तो जो स्पीयर बनेगा वो भी काफी बड़ा होगा, और अगर स्पीयर काफी बड़ा है तो इतना बड़ा है कि मुझे पूरा स्पीयर कभी नहीं दिखने वाला है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट दिखाई देगा जो मेरे लिए कैसा अपीयर करेगा, प्लेन, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज प्लेन वेव फ्रंट। अरे यस और नो, सी लाइक दिस, यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूं मैं। सो बोलो ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर है, तो बोलो इससे स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट किया ऐसा। सो ये आते जा रहा है ऐसा, मेकिंग स्पेरिकल वेव फ्रंट, ऐसा ना। बोलो अभी ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर कहां से कहां ऑब्जर्व करेगा, ऐसा। समझ में आ रहा है।
लाइक दिस। सो बोलो उसको तो सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट दिखाई देगा ना, तो बोलो उसके लिए कैसा अपियर करेगा, प्लेन। और नो, ये एक्चुअल में 3D में ऐसा होगा ना, लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कौन सा वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट। देखो ना, पहले ऑब्जर्वर जब यहां पे था तो ये नियर डिस्टेंस पे, तो बोलो कैसा दिखाई दे रहा है भी स्पेरिकल, दिखाई भी स्पेरिकल दे रहा है। बट जब वो दूर है, व्हेन द डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, तो कैसा दिखाई दे रहा है, प्लेन। जब नजदीक है तो स्पेरिकल। कंडीशन में कोई खाली ये डिफरेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसमें भी बन रहा कैसा है, स्पेरिकल। इसमें भी बन रहा कैसा है, स्पेरिकल। बट इसमें दिख रहा कैसा है, प्लेन। इसमें दिख रहा कैसा है, स्पेरिकल। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अरे यस और नो, दिस इज द वे वी एक्सप्लेन इट। सो अब जो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा, इस तरीके से, लाइक दिस। दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ऐसा ऐसा ट्रैवल कर रहा है। प्लेन वेव फ्रंट। सो ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। अब बात करते हैं वेव नॉर्मल की। विल टॉक अबाउट वेव नॉर्मल। बोलो ये रे है ना, तो ऐसा ड्रॉ कर देने का यहाँ पे। बोलो इसका वेव नॉर्मल कैसा होगा क्लास, थोड़ा सोचो, आएगा आपको। इसका वेव नॉर्मल कैसा होगा, थोड़ा पॉज करना, सोचना कैसा होगा, कैसा अपीयर करेगा। सो क्लास, इसका वेव नॉर्मल विल बी पैरेलल। इसके जो वेव नॉर्मल आने वाले, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये होगा उसका वेव नॉर्मल। क्यों सर पैरेलल? बोलो सोर्स इज एट इंफिनिटी ना। जब सोर्स इंफिनिटी पे होता है तो रेस कैसे आती है, पैरेलल। और ये जो वेव नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, वो किसको रिप्रेजेंट करिए, रे को ना। तो बोलो रेज आर कमिंग पैरेलल, वेव नॉर्मल आर पैरेलल। मतलब सोर्स किधर है, इंफिनिटी पे। ये तो हमने सीखा है ना भाई। इसीलिए इसके जो वेव नॉर्मल होते हैं वो कैसा अपेयर करते हैं, पैरेलल। सो इसके डाइवर्जिंग, इसके पैरेलल, ये एमसीक्यू वगैरह में पूछते हैं। सो रिमेंबर दिस। सो व्हाट डू वी से हियर, वेव नॉर्मल, wave normal, that is rays, are parallel. Do you get my point? अरे yes और no, इस तरीके से हम बात करते हैं किसके बारे में, स्पेरिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस। नेक्स्ट इज क्लास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, लास्ट टाइप। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए देखो कंडीशन क्या होगा। Condition will be linear source। क्या होगा, linear source। क्लास थोड़ा सोचो ना, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कौन बनाएगा, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, थोड़ा सोचो, पॉज करके थोड़ा सोचो, यू विल कम टू नो। सिंपल है। सो क्लास फॉर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एग्जाम्पल होगा ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जो है ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाता है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के हमने क्या बोला, लीनियर सोर्स ना। देखो कैसे होगा, लाइक दिस। लीनियर सोर्स का मतलब क्या होता है, लीनियर सोर्स इज अ सोर्स इन विच देर आर n number of point sources arranged linearly। सो बोल सकते हो ऐसा ट्यूबलाइट की तरह। ट्यूबलाइट कैसा, ऐसा है, सीधा एक लीनियर सोर्स है ना वो, जिसमें बहुत सारे n नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज है विच आर अरेंज लीनियरली। बोलो हर एक पॉइंट सोर्स कौन सा वेव फ्रंट बनाएगा, स्पेरिकल, है ना। स्पेरिकल वेव फ्रंट बना रहा है ये सब, ऐसा। बट क्लास ये जितने भी स्पेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं, कैन आई से दिस स्पेरिकल वेव फ्रंट आर सो क्लोज टू ईच अदर कि वो एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहे हैं ना, दे आर मर्जिंग विद ईच अदर, कंबाइन हो जा रहे हैं। सो बोलो जब मैं इसको साथ में ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा, इन सबका सरफेस एक दिखाई देगा ना, ऐसा, लाइक दिस। और बोलो यहां पे कैसा होगा, सर्क्यूलर, यहां पे कैसा होगा, सर्क्यूलर। बोलो कौन सा वेव फ्रंट बन रहा है ये, कैन आई से दिस इज विच वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सो एक लीनियर सोर्स क्या होता है, n नंबर ऑफ सोर्सेस अरेंज लीनियरली। ये क्या बनाएगा, लीनियर सोर्स, जिसमें हर एक पॉइंट सोर्स एक स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। सबको साथ में देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, सिलेंड्रिकल, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ऐसा कुछ। ऐसा कुछ
सो यहाँ पे ऐसा होगा ऊपर, है ना, वेव्स ट्रैवल कर रहे, सोर्स है ना ये ऐसा, और ऐसा कुछ, ये लीनियर सोर्स है लाइक दिस. सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. तो ट्यूबलाइट को ऑब्जर्व करो ना, यू सी द ट्यूबलाइट, उसमें से लाइट कैसे आएगा, ऐसे ही पास होगा ना, इन फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल, ऐसा लाइट चाहते आएगा. तो सिलेंड्रिकल शेप में उसका वेव फ्रंट लाइट को आगे बढ़ाते रहेगा, बाउंड्री बताते रहेगा. अरे यस और नो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये क्या होगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. सो क्लास दिस आर द 3 टाइप्स. रिमेंबर द कंडीशन, कंडीशन इंपॉर्टेंट है, आगे आके हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट में इसको यूज करेंगे. सो रिमेंबर द कंडीशन, और कौन से कंडीशन पे क्या बनेगा, और ये सब पॉइंट छोटे मोटे पॉइंट्स है, सिंपल पॉइंट्स है, पर याद रखो. एम आई क्लियर? नाउ क्लास वी आर डन विद टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. सो हमने देखे 3 टाइप के वेव फ्रंट होते हैं, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट. बट क्लास ये जो वेव फ्रंट फॉर्म होता है, सो जैसे हमने अभी ड्रॉ करके देखा कि हमने सीधा सीधा ड्रॉ कर दिया, हमने सीधा तो बना दिया कि ऐसा वेव फ्रंट होगा. बट क्लास जब वेव फ्रंट फॉर्म होता है, जब वेव फ्रंट बनता है, तो ये ऐसे ही नहीं बन जाता है, वो एक पैटर्न फॉलो करके बनता है. इट फॉलोज अ पैटर्न फॉर अ फॉर्मेशन. और वो पैटर्न हमको समझना है कि वो पैटर्न कैसा होगा, कैसे एक स्पेरिकल वेव फ्रंट बनता है, कैसे एक प्लेन वेव फ्रंट बनता है, व्हाट इज द प्रोसेस. और वो प्रोसेस हम सीखते हैं बाय हाइजीन्स प्रिंसिपल. सो हाइजीन्स प्रिंसिपल हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये प्रिंसिपल हमें क्या सिखाएगा, इट विल टीच अस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेव फ्रंट. एक वेव फ्रंट किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है, एक वेव फ्रंट किस तरीके से एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके फॉर्म होता है, ये हम किससे सीखते हैं, हाइजीन्स प्रिंसिपल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट. डू यू गेट माय पॉइंट? सो क्लास समझ लेते हैं, उसके पॉइंट्स को समझो, अंडरस्टैंड ऐसा. सबसे पहले क्लास, द वेरी फर्स्ट पॉइंट सेज एवरी पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट behaves as a secondary source of light emitting secondary waves in all possible directions. Every point on a primary wave front behaves as a secondary source of light emitting secondary waves in all possible directions. अब क्लास अंडरस्टैंड करना पहले पॉइंट का मतलब क्या है. मान लो क्लास ये सोर्स है. Now class at any instant of time, आप कोई भी इंस्टेंट कंसीडर करो, मान लो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, कोई भी टाइम के बाद जो सबसे पहला वेव फ्रंट आप कंसीडर करते हो, द वेरी फर्स्ट वेव फ्रंट यू कंसीडर इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, आपने सबसे पहला वेव फ्रंट ये कंसीडर किया. सो क्लास जो सबसे पहला वेव फ्रंट होता है ना, दैट इज प्राइमरी वेव फ्रंट. So at any instant of time, the first wavefront from the source you consider is called as primary wavefront. सबसे पहला, समझ में आ रहा है? So class point says every point on a primary wavefront. इस पे जितने भी points ऐसा n number of point, infinite number of points, ये जितने भी points है, all behave as a secondary source of light. अब क्लास अंडरस्टैंड करना, देखो ये सोर्स है, ये उससे रेज एमिट हो रहा है ऐसा, इस तरीके से. सो बोलो वेव फ्रंट बनाना, और वेव फ्रंट से रेज ऐसा आ रहा है. सो बोलो वो जो वेव फ्रंट का सरफेस है, सरफेस, उसके ऊपर आप पॉइंट्स को समझना, उसके ऊपर पॉइंट्स को विजुअलाइज करना. बोलो ये अगर पॉइंट है तो इसमें से ऐसा लाइट पास हो रहा है ना, मतलब ये पॉइंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह ना. अरे यस और नो, अगर मैंने ऐसा सरफेस लिया है, दिस इज द वेव फ्रंट, और यहाँ पे वो पॉइंट है. सो बोलो अभी ये पॉइंट से ये जो पॉइंट है उससे क्या पास होगा, रेज ना. सो बोलो एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट किसकी तरह बिहेव करता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. समझो थोड़ा, समझ में आ रहा है क्या. ये अगर एक बल्ब है, इस पे यहाँ पे एक वेव फ्रंट बना है, तो बोलो वेव फ्रंट के थ्रू लाइट आ रहा है ना. सो अगर ये वेव फ्रंट है, इसके थ्रू लाइट आने वाला, तो अगर मैंने ये वाला पॉइंट कंसिडर किया, सो बोलो ये पॉइंट के थ्रू ऐसा लाइट आ रहा है. सो ये पॉइंट को मैं क्या मान सकता हूँ, ये वेव फ्रंट पे सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. ऐसे तो n नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए. सो वो जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, वो सब किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, इससे लाइट आने वाला है. देखो ना, लाइट ऐसे पास होगा ना ऐसा. सो ये जितने भी पॉइंट्स है, अगर मैं सिर्फ ये पॉइंट्स को देखूं,
तो मुझे कैसा दिखाई देगा वो, दे विल बी एज अ सोर्स ऑफ लाइट कॉल्ड एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. यू गेट माई पॉइंट. सो एवरी पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. बोलो ये सब अगर सोर्स ऑफ लाइट है सो बोलो क्या एमिट करेंगे, दे विल एमिट वेव्स ना. सो ऐसा वेव्स एमिट करेगी like this, they will emit waves. Am I clear? ये सब waves emit कर रहे हैं, ये सब waves emit कर रहे हैं. ये सब ना पॉइंट सोर्स है तो हर एक डायरेक्शन में वेव एमिट करेगा, एमिटिंग सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. सो ये अगर मैंने ले लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसा ये जितने भी है सब किसकी तरह वेव कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और क्या एमिट कर रहे हैं, वेव्स, जिसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. अब क्लास जब ये वेव्स एमिट करेंगे सो बोलो एक इंटरवल टाइम के बाद हम क्या कहेंगे, दिस सेकेंडरी वेव विल गिव राइज टू व्हाट, अ वेव फ्रंट ना, अ न्यू वेव फ्रंट. सो बोलो ये अभी क्या बनाएगा, ये सोर्स ए को देखो, ये क्या बनाएगा, वेव फ्रंट ना अपना. और कैसा होगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट. ये क्या बनाएगा, अपना 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 वेव फ्रंट. ऐसा. सो ये जितने भी सेकेंडरी सोर्स वेव फ्रंट बना रहे उसको हमने नाम दिया है एज सेकेंडरी वेवलेट. सो द वेव फ्रंट क्रिएटेड बाय द सेकेंडरी सोर्सेस आर कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट. क्या बोला जाता है इसको, सेकेंडरी वेवलेट्स. अरे यस और नो, डू यू गेट माय पॉइंट. और ये जो वेवलेट्स है, वेवलेट्स, इसका असर ज्यादा कहां पे होगा, इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन. अरे बाबा जब अगर जैसे जैसे वेव फ्रंट का बाउंड्री आगे बढ़ते जाएगा, मतलब लाइट आगे बढ़ते जा रहा है ना, सो पीछे तो ऑलरेडी लाइट है. सो बोलो ये वेव जब आगे जाएगा तो लाइट आगे बढ़ा ना. सो आगे लाइट नहीं है, वहां पे लाइट गया, तो बोलो इसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट वो ज्यादा किधर है, पीछे के डायरेक्शन में, के फॉरवर्ड डायरेक्शन में. फॉरवर्ड ना, ये पीछे भी जाएगा, ऐसा पूरा वेव फ्रंट बनेगा लाइक दिस ना, लाइक दिस. बट लाइट कहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे है ना, तो यहां पे उसका इफेक्ट नहीं दिखता, यहां पे दिखता है. यू गेट माई पॉइंट. ये समझ में आ रहा है आपको. और क्लास लास्ट पॉइंट क्या कहा है, ये जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स बनते हैं इसको आप एक टेंजेंट से कंबाइन कर दो, मतलब ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसा. सो बोलो क्या बन जाएगा, ये सारे जब टेंजेंट्स को मैं ऐड अप कर दूंगा, सबको, सब वेवलेट्स को जब मैं टेंजेंट पास करूंगा, सो बोलो एक क्या बनेगा, क्या दिख रहा है आपको, अ न्यू वेव फ्रंट. सो एक नया वेव फ्रंट बनेगा. बोलो ये वेव फ्रंट है मान लो T1 टाइम पे और ये वेव फ्रंट आया T2 टाइम पे. सो टाइम नया, टाइम चेंज, वेव फ्रंट चेंज. पहले वेव फ्रंट यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे, ये टाइम T1 वाला वेव फ्रंट है, अब ये टाइम T2 वाला वेव फ्रंट है. एक नया वेव फ्रंट फॉर्म हुआ है और ये वो पैटर्न फॉलो करके वेव फ्रंट फॉर्म होता है. अरे यस और नो, डू यू गेट माय पॉइंट. क्लियर है ये. सो वंस अगेन शॉर्ट में डिस्क्राइब करूंगा प्रोसेस को. बोलो अगर ये सोर्स है सो ये सबसे जो पहला वेव फ्रंट बनता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी वेव फ्रंट. प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब किसकी तरह वेव करते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सब क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. आपको जितने चाहिए उतने लो, ए बी सी डी. बोलो ये सब सेकेंडरी सोर्स क्या एमिट करेंगे, सेकेंडरी वेव्स. सब सोर्स ऑफ लाइट है ना, इसके थ्रू लाइट आ रहा है ऐसा. यही वेव फ्रंट जो है बाउंड्री है ना वेव्स का, और उसके आगे वेव जाएगा. तो हम अगर सिर्फ ये वेव फ्रंट को देखो तो लाइट स्प्रेड कर रहे हैं. सोचने वाली बात है. सो देखो ऐसा, ये सब सेकेंडरी वेव्स बना रहे हैं ऐसा. बोलो अब ये जो सेकेंडरी वेव्स बन रहा है, ये सोर्स ए वो क्या बनाएगा, वेव फ्रंट. बी वेव फ्रंट, सी वेव फ्रंट, डी वेव फ्रंट, सबने क्या बनाया, वेव फ्रंट. अरे यस और नो. और अगर ये वेव फ्रंट को बोलो ये जो जितने भी वेव फ्रंट है सबका नाम क्या है, वेवलेट ना. अभी ये वेवलेट्स को अगर मैं एक टेंजेंट पास करता हूं ऐसा, तो क्या बनेगा, नया वेव फ्रंट. दिस विल बी अ न्यू वेव फ्रंट. और जितने भी अभी नए वेव फ्रंट बनने वाले सबको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट. पहला वाला क्या था, प्राइमरी. इसके बाद जो भी है सब सेकेंडरी वेव फ्रंट, अलग अलग टाइम पे. बोलो ये क्या है, टाइम टी, टाइम T1. इसके आगे जो बनेगा वो क्या होगा, टाइम T2. बाय द सेम प्रोसेस. बोलो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हो गए अब सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, सेकेंडरी सोर्स. और ये क्या एमिट करेंगे, सेकेंडरी वेव्स ऐसा. अरे यस और नो. बोलो ये सब क्या जनरेट करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स.
और जब इसको टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, सो दिस विल बी अ न्यू वेव फ्रंट कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव फ्रंट टाइम t3 पे. सो दिस इज t1, दिस इज t2, दिस इज t3. सो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेव फ्रंट इस तरीके से पैटर्न फॉलो करके फॉर्म होता है. दिस इज हाइजेंस प्रिंसिपल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेव फ्रंट. डू यू गेट माई पॉइंट? सो क्लास, दिस इज हाइजेंस प्रिंसिपल. सो क्लास, यहां पे हम हमारा लेक्चर स्टॉप करेंगे आज के लिए. सो क्लास, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल स्टार्ट, सो हम ये जितने भी है, मतलब ये जो वेव फ्रंट फॉर्म हो रहे स्फेरिकल प्लेन वेव फ्रंट, या एक्चुअल में डायग्राम के साथ कैसे बनते हैं इन डिटेल, क्या उसका प्रोसेस है, कैसे उसके स्टेप्स है बनाने के लिए, ये तो सिर्फ मैंने एक रफ आइडिया दिया है कि ये हाइजेंस प्रिंसिपल होता क्या है. नेक्स्ट टाइम हम साथ में विच स्टेप्स डायग्राम बनाएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछा भी आता है बोर्ड्स वगैरह में, एंड विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक. सो क्लास, आज के क्लास में वी आर डन विथ द डिफरेंट थियरीज के क्या होगा वेव ऑप्टिक्स में, हम क्या क्या पढ़ने वाले. द डिफरेंट थियरीज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ लाइट, दैट इज डुअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. हमको पता चला कौन सा थियरी रॉन्ग था, कौन सा थियरी राइट था, और फिर हम हाइजीन्स वेव थियरी फॉलो करके वेव थियरी ऑफ लाइट को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले स्टडी किया कि व्हाट इज वेव फ्रंट, व्हाट इज वेव नॉर्मल, व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, एंड व्हाट इज हाइजीन्स प्रिंसिपल to understand formation of wave front. I hope this is very much clear with you.